थोड़ी देर पहले आप गेमिफिकेशन के ऊपर जब आप बात कर रहे थे तो आपने कंपिटेंस पे बात की थी। हम्म। तो आपने कहा था कि जो कंपिटेंस है वो ह्यूमन नेचर है, इंसानी नेचर है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट हम करते हैं, डे टू डे लाइफ में, दुनियावी लाइफ में, तो ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? क्योंकि मैंने इसकी दोनों साइडें ग्रेजुअली देखी हैं। तो हर चीज़ में दोनों चीज़ें, खैर और शर अल्लाह ने बनाए हैं। हर चीज़ के अंदर खैर और शर मौजूद है। तनासुब डिफरेंस हो सकती है, कुछ चीज़ों में खैर ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में शर ज़्यादा है। जी। शराब कुछ सिचुएशंस में मेडिसिन्स में यूज़ भी होती है। जी। आ, कुरान करीम की अपनी आयत है कि इसको मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया गया है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा, कुरान से भी खसारा बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं या कर लेते हैं। तो खैर और शर ये सब उसी का बनाया हुआ है, और हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक, इसी तरह जो कंपटीशन है वो इंसान में, ये उसकी एक बड़ी मेन ट्रेट है कि वो अपने आप को किसी से कम नहीं देख सकता। जी। ठीक है, अल्लाह ने तो बराबरी में बनाया है, हम्म। लेकिन बराबरी में रहते हुए भी वो बहरहाल एक्सेल करना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आए बराबरी की ज़्यादातर को। किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो किसी के पास शोहरत ज़्यादा है, किसी के पास बदनामी है ज़्यादा लेकिन इल्म है साथ, किसी हम्म। के पास इल्म ज़्यादा है पैसे कम है, किसी को कुछ ज़्यादा। सारा बैलेंस नेट जो भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम्म। और उस हिसाब से ही माशरे में मुख्तलिफ़ तबक़ात में उनकी ड्यूटियाँ या उनके रोल भी हैं। हम्म। स्टिल एक गरीब आदमी भी, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला भी, वहाँ के लोगों का भी आपस में कंपटीशन होता जी। है। एक लफ्ज़ यूज़ होती है हेल्दी कंपटीशन, हम्म। और एक होता है अनड्यू किस्म का खामखा भेड़ चाल और फजूल किस्म की शो ऑफ करके भी और डोमिनेंस करने की कोशिश करना। तो वो नुकसानदेह होता है, इंसान उसमें अपना भी नुकसान करता रहता है और दूसरों के साथ भी लगा रहता है। एजुकेशन वाइज भी स्कूल में भी जिस वक्त बच्चे, जब मैं गेम की बात कर रहा था कि जब वो गेम खेलता है उसके साथ दूसरे बच्चे भी खेल रहे होते हैं, हम्म। या आपस में बच्चे नोट्स एक्सचेंज करते हैं। तूने देखी वो, मैंने फ़लाँ फीफा 2000 कंप्लीट कर लिया, मैंने ये कर ली, मैंने उसमें फ़ाइनल में इतने गोल मारे, उसने किए, या फ़लाँ गेम में मैंने इतना स्कोर किया, या उसने इतना किया। वो मेंटल सजेशंस मल्टीपल इन गेम्स के ज़रिए बच्चे को दी जा सकती हैं, जो मैं असल बात कर रहा था। और चूँकि उसके अंदर कंपटीशन उसकी सेकंड हैबिट है, उसने करना ही करना है, और वो चीज़ उसके लिए एक इंसेंटिव भी है कि उसको स्कोर हाई मिले। ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर वो बहुत ज़्यादा उस काम में पड़ जाएंगे तो वो डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी होंगी। लेकिन अगर वो एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं, एक बच्चा वो सारी गेम खेल भी लेता है, जीत भी जाता है, सारा है, वो स्कूल वालों का काम होगा कि उसको किसी और नेक्स्ट गेम में डाल दिया जाए, या उसकी कोई और सब्जेक्ट शुरू करा दिया जाए। क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन, मतलब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे कंपैरिजन लाजमी होता है। ठीक है। और जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पे जेलसी लाजमी आ जाती है। तो कंपटीशन, कंपैरिजन एंड जेलसी, मतलब ये सारे आपस में एसोसिएटेड हैं। और मैं पहले लाइफ का जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैं काफ़ी कह लें कि कंपटीशन अनकॉन्शियसली था, कॉन्शियसली नहीं था। लेकिन उसके बाद जब फिर मैंने स्पिरिचुअल स्टफ़ को थ्योरेटिकली पढ़ना स्टार्ट किया, तो देन फिर वो एक अपने ऊपर सो कॉल्ड एक स्पिरिचुअल स्टेट तारी करने के लिए मैंने कंपटीशन या कंपैरिजन या जेलसी वाला या जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ सो कॉल्ड, उनको मैंने मतलब कि खुद को कंपेयर करना मैंने छोड़ दिया था। या आप कह लें कि जो दुनियावी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनके अंदर मैंने पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। और लेकिन उसका फिर अल्टीमेटली जब मैंने इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना छोड़ा तो मेरे अंदर से डिज़ायर्स वगैरह और जो
डिज़ायर भी ख़त्म होगी, और डिज़ायर जैसे ही ख़त्म हुई तो जीने का कोई मकसद भी नज़र नहीं आया, और मेरे ऊपर जो डिप्रेशन का फेस था वो ज़्यादा यानी कि मतलब कि स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा यानी कि मेरे पर डोमिनेट कर गया, और मुझे हर टाइम जो है ना मतलब कि कोई जीने का मकसद नहीं था, कोई वाज़ेह मीनिंग नहीं नज़र आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कंपटीशन अगर छोड़ देंगे तो आपके पास जो पर्पस ऑफ लाइफ है, या ज़िंदगी में कुछ करना है, या दुनियादारी में अगर आपने आगे जाना, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कंपैरिजन और जेलसी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने देखा है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ भी कंपटीशन है तो कभी पॉजिटिव साइड डोमिनेंट हो जाती है, कभी नेगेटिव साइड डोमिनेंट हो जाती है, यानी कि एक अजीब सा वॉर अंदर चल रहा होता है। मैंने यानी कि अपना जो टीचिंग कैरियर था वो क्विट कर दिया। उसके बाद फिर मैं 4-5 साल तो बिल्कुल ही नील ज़ीरो स्टेट में रहा, मतलब कोई काम नहीं मैंने किया। और फिर आपने मुझे कुछ मंथ पहले एडवाइस किया था कि पैसा शैसा कमाओ, जाके कोई काम शाम करो, तो वो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। तो अब मैंने देखा है कि मेरे अंदर जो सेंस ऑफ कंपटीशन है ना, मेरे माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। या तो वो कुछ कुछ भी नहीं करता, और अगर वो करना चाहता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना शुरू कर देता है। मतलब मैंने पहले कंपटीशन मैं नहीं कर रहा था, ज़ीरो, लेकिन अब मैंने दोबारा स्टार्ट की है लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट चीज़ें मैंने दोबारा करना स्टार्ट की है। तो अब मेरा माइंड जो है वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चला गया। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा माइंड जैसे दूसरे लोगों के माइंड होते हैं उन वैसे अगर बिहेव करे बैलेंस वे में, मतलब कि हेल्दी कंपटीशन जिसे आप कह लें। लेकिन मैंने देखा है कि इन दिनों मेरे अंदर जो नेगेटिव कंपटीशन की जो नेगेटिव साइड है ना, वो ज़्यादा मेरे ऊपर डोमिनेट हो रही है। तो डेफिनेटली जब आप कंपटीशन की नेगेटिव साइड मेरे पे ज़्यादा डोमिनेट होती है तो मेरे अंदर जेलसी वाला फैक्टर, कंपैरिजन वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे जेलसी कंपैरिजन होता है फिर वहाँ पे एहसास कमतरी भी आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो मेरी पर्सनैलिटी पर या मेरी अ, शख्सियत पर मतलब आजकल ये डोमिनेट हुई हुई हैं। तो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि कंपटीशन में कंपैरिजन आएगा, जेलसी आएगी, एहसास कमतरी आ जाता है। या कोई कुछ लोग लो फील कर जाएंगे, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। अगर इन छोटे बच्चों को उसी गेम में ये चीज़ भी दिखाई जाएगी कि जेलसी एक बैड ट्रेट है और उस पर उसके मार्क्स करते हैं और उसकी अपनी एनर्जी लूज़ होती है, और रश्क ठीक है वो कर सकता है, रश्क और क्या उसमें फ़र्क है। कंपटीशन भी करने की अगर कोशिश करता है इन ए गुड सेंस, जैसे गज़वा ओहद वाला वाक़या दिखाया जा सकता है कि कहा गया कि अपना अपने घर से कंट्रीब्यूशन लाओ, तो हज़रत उमर जो है वो आधा घर उठा कर लाए, हज़रत अबू बकर सारे ही ले आए हैं, और सरकार उन्हें पूछते हैं कि बकर घर क्या छोड़ के, उन्होंने कहा अल्लाह और अल्लाह का नबी काफ़ी है। इस पर सैयदना उमर ने कहा कि मुझे आज अंदाज़ा हो गया कि मैं अबू बकर से कभी भी नहीं जीत सकता। मेरा ख्याल था आज मैं जीत जाऊँगा, मैंने बहुत बड़ा काम, मैं आधा घर का सामान ही ले आया था, तो मेरा तो ख्याल था इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, ये सारे ही ले आए हैं तो मैं इनसे नहीं जीत सकता। अब ये कंपटीशन ही है ना, सहाबा कराम का आपस में इन चीज़ों में रश्क उसे कह लें कि वो करते थे कि काश ये सादत मुझे मिलती, ये कोशिश मुझे, ये मुहिम या ये टास्क मुझे दिया जाता। इसको जेलसी और रश्क में फ़र्क है। वो जहाँ तक बात है कि अगर उस गेम के साथ या स्कूल में किसी भी गेम में या किसी डिबेट में हिस्सा लेने से अगर वो बच्चा डिप्रेस होता है, कोई भी बच्चा, तो मेरे ख्याल में उसकी भी ऐप होगी, और उस ऐप में भी उसे दिखाया जाएगा कि अगर वो गुड डीड्स करता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और अगर वो जेलसी, बैक बाइटिंग और इस तरह की काम करता है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और उसके लिए नुकसानदेह भी होगा, नेगेटिव पॉइंट्स उसके साथ। बाकी कंपटीशन होगा तो कंपैरिजन या यूँ कह लें कि जेलसी या जो भी आप कह रहे हैं वो होगा, वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो होगा ही। लेकिन उसको कंट्रोल करने उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो उसको कंट्रोल करेंगे, या वो बिल्कुल भी उनको इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं होगा। ऐसे भी बड़ी बड़ी मासूम हुए मैंने देखी हैं, तो उन्हें एहसास ही नहीं होता।
बल्कि उन्हें लोग बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और वो आराम से कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी अब पहले मेरा आसानी से मतलब बेवकूफ़ बन जाते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार भी, तीसरी बार भी मुख्तलिफ लोगों से। जी। कंपटीशन या तो मैं करता नहीं हूँ, या अगर मैं कंपटीशन की को लेके अगर मैं कोई गोल बनाता हूँ तो फिर बहुत बड़ा बना लेता हूँ। लेट्स सपोज जैसे पहले जब मैं टीचिंग कैरियर में था, जब मैं फिज़िक्स टीच कर रहा था, तो देन लोगों का ये एम होता था कि वो मास्टर करें या डिग्री करें, तो मैंने सीधा डायरेक्ट ही एम बना लिया कि मैं इस फील्ड में ना कोई डिस्कवरी करके तो नोबेल प्राइज़ विन करूँगा। ठीक है, और मेरे टीचर मुझे कहते भी थे कि तुम कर, मतलब उनको कुछ नज़र आता था, वो कहते थे कि हो सकता है। हम्म। तो मतलब इस तरह से मैं एकदम से जो है ना एक्सट्रीम वाला जो है ना कंपटीशन को अपने ऊपर करके तो एक बड़ा गोल बना लेता था। देन फिर जब ज़ीरो हुआ तो बिल्कुल ही छोड़ दिया सारी चीज़। उसमें आपका बेसिक फ्लॉ ये था, या यूँ कह लो कि पर्सनैलिटी का हिस्सा था, लेकिन इसको इसको कंट्रोल करना और एक रीज़नेबल रेंज में रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी। ठीक जी, है। वो अब मुझे अंडरस्टैंड हो रही हैं चीज़ें। हाँ, वो आपकी ज़िम्मेदारी थी। आपके टीचर आपको एक टास्क देते थे जो कि ऑलरेडी मुश्किल होता था, जी। और वो कहते इसको करो। जी। अब आप उसको करते हुए आपको आइडिया होता था कि यार इतना ही टाइम मैंने एक करना है, यही काम 100 बार भी इतनी टाइम में मैं कर सकता हूँ, या जी। मैं इसमें एक्स्ट्रा ये भी कर सकता हूँ। जी। ये जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस थी, ये बेसिकली आप अपने टीचर को बाईपास कर रहे थे। ठीक है। दूसरे बच्चों को ये शो करने के लिए, या बाकी कंपेटिटर्स के साथ, कि मैं ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इसमें एक्सेल कर रहा हूँ, या गोल्ड मेडल लेना है, या कुछ भी करना है, वो भी खैर थी। चाहे आपको मना नहीं किया गया इससे कि आप सबसे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और आगे आगे आएँ, लेकिन अपनी स्किल या अपनी किसी एसेट या अपनी किसी डीड्स के ऊपर प्राउड फील करना, या दूसरों को निगाह गलत अंदाज से देखना, ये क्या चीज़ है, ये इन्होंने क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं तो किसी को लो मैंने आपको कहा फीलिंग। ना कि दो दो चीज़ें आ गई ना, जी। कंपैरिजन में आ गए, या जेलसी में आ गए, या लो फीलिंग में भी आ गए ना, जी। कि जी। आप तकब्बुर में चले गए। आप उसको, इन्होंने क्या पता, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो ये चीज़ बंदे को लॉन्ग रन में खुद को नुकसान देती है, जो आपने सफ़र भी किया, आप कहते हैं, ये मुख्तलिफ कई सूरतों में उसकी चीज़ आई। इसी को तो कंट्रोल उसने करना है। इसी को गेम्स में जब दिखाया जाएगा, अगर वो गेम्स ऐसे बनाते हैं लोग कि जो बच्चा जो है वो प्राउड है, या खामखा के वो बच्चों के ऊपर अपने आप को इम्पोज कर रहा है, या स्कूल में या कॉलेज में या टीचर के साथ, तो उसके मार्क्स या उसको नुकसान होता है, उसकी लाइफ कम होती है, ये सारा वो गेम में ही सारा पार्ट होगा ना। मैं इसलिए ये बातें सारी कह रहा हूँ कि हमारे तो यहाँ पे हलाल और हराम की बहस शुरू हो जाएगी, जो मैं बात कर रहा हूँ। कई जो लोग बहुत अच्छी बना भी सकते हैं, वो डरते हुए बनाएगी नहीं, कि ये ना हो कि पता नहीं यार इसमें ज़रा सी कोई मज़हब की बात हुई, या कोई सरकार का नाम आ गया, किसी और हस्ती का नाम आ गया, चाहे अप्रिशिएशन में आ रहा है, तो जुलूस निकलने शुरू हो जाएंगे, इसने क्यों जी कार्टून बना दिया, उनकी एनिमेशन कर दी है, फलां की ये कर दी है, फलां की वो कर दी है। अदरवाइज़ दूसरी कौमें ये काम कर रही हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, और उसमें मैं आपको एग्जांपल देने लगा था, जो अभी के चले फिर मुझे याद आएगी तो मैं बात कर दूंगा। वो, हाँ, मैंने कुछ गेम्स देखी हैं, गुजरते गुजरते किसी के घर गया हुआ हूँ, किसी जगह पे, या कोई दोस्त लगे हुए हैं आपस में, या मेरे घर में बच्चे लगा के बैठे हुए हैं, और मैंने देखा कि वो जब फायरिंग कर रहा है, वो मुख्तलिफ बिल्डिंग सी कुछ चीज़ें गिरा रहा है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आगे आ रही हैं, जो अब वो फायर पे उसने वो उड़ा रहा है उन्हें। ठीक है। उसमें बिल्कुल मैं नहीं कहता वो काबा होता है, लेकिन काबे की तरह सा एक मॉडल सा भी सामने आता है, वो भी उसको उड़ा देता है। ठीक। अब ये एक मेंटल सजेशन है, और प्लस उसको खामोशी से ये चीज़ आ रही है कि ये भी कुछ नहीं है। ठीक है। और उड़ा देने से भी कुछ नहीं होता। जो लोग तो इस सारे पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे तो चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक आपकी बात है कि ऐसी गेमों के साथ उनके अंदर जेलसी या कंपैरिजन या कुछ भी आ जाएगा, जो बाकी तीसरी ट्रेट आप बोल रहे थे, ये सारी दुनिया में यूज़ हो रही है ना, उनमें आ भी रहा होगा। और वहाँ पर ये केसेस हैं भी स्पोरेडिक, के एक बंदा आया स्कूल में, एक लड़का आया, उसने गन पकड़ी, उसने पकड़ के सारे उड़ा दिए।
100 बच्चे के ऊपर गोली चला दी, टीचरों पे कर दी, या कुछ भी कर दी, मैस किलिंग्स कर दी, ये वायलेंस उनके अंदर कहाँ से आ रही है? ठीक, हो सकता है इसी तरह की चीज़ों का ही इम्पेक्ट है, ऐसी ही चीज़ें बनाई गई हैं और वो आजकल का हर बच्चा उसमें गेम पार्टिसिपेट कर रहा है, खेल रहा है वो गेमें, और कभी कहीं सुइसाइड कर रहा है और कहीं खुद हाइपर हो रहा है और कहीं काबू नहीं आ रहा। ये जब स्पेसिफिक स्कूल कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, छोटे लेवल पे शुरू में की जाएंगी, अगर की जाएं, और अच्छी किस्म की वो गेम्स डिवाइस भी की जाएं, और फिर उनको बनाने के बाद उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसके ऊपर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसे इंटरनेशनल मार्केट को सामने रख के किया जाए। कैरेक्टर बिल्डिंग उसका पर्पज़ हो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस उसका पर्पज़ हो, ठीक है, और करप्शन को या यूँ कह लें कि किसी भी किस्म की ऑपरेशन को नेगेटिव दिखाना और गुड डीड्स को पॉजिटिव दिखाना, और उसको वही गेम के दौरान रिवॉर्ड मिल भी रहा है, और वो सारा मैंने कहा ना, और उसमें डिवाइन का कॉन्सेप्ट भी बीच में, सारा कुछ ये सारा डिवाइस किया जा सकता है। जी। बाकी ये नहीं है कि ये चीज़ अगर बनेगी तो उसके साथ इसमें फ्लॉ नहीं होगा, ये इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, नेगेटिव भी अपनी जगह होंगे। नेगेटिविटी उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी नहीं होगी तो फिर वो गेम नहीं बनेगी, चलेगी नहीं। तो नेगेटिविटी आनी है उसमें, या कुछ जिसे जो भी आप कह रहे हैं कि वो जो दो पोल्स बनने हैं वो तो क्रिएट होनी है दरमियान में, उसके अंदर अपने कोई ना कोई फ्लॉज भी होंगे, जो कि बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। अदरवाइज प्योर 24 कैरेट का कोरक जो गोल्ड होता है किसी काम का नहीं होता, बहुत ही वीक होता प्योर। वैसे मैंने देखा है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट ही तब कर सकती हैं जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। वो बनाया उसने, निज़ाम ऐसे बनाया हुआ। हाँ जी। तो इसमें कभी कंपटीशन की पॉजिटिव साइड मेरे पे डोमिनेंट हो जाती है, कभी नेगेटिव साइड डोमिनेंट हो जाती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे ही चलता रहता है, या मैं इसको म- मतलब कि जो कंपटीशन की जो पॉजिटिव साइड है ना, जब मैं कोई अच्छा कर लेता हूँ तो मतलब असासे बढ़तरी वाला जो कंसेप्ट आ जाता है। डेफिनेटली कंपटीशन में कंपैरिजन है, कंपैरिजन में या तो आप ऊपर महसूस करोगे या नीचे महसूस करोगे। अगर आप ऊपर महसूस करते हो तो असासे बढ़तरी आता है, जिसको आप गुरूर तकब्बुर वगैरह कह रहे हैं। और अगर आप नीचा करेंगे तो आपको फिर वो असासे कमतरी फील होता है। जो असासे बढ़तरी वाला कंसेप्ट है ना, वो तो मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, ठीक है। वो मैं किसी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करके तो उससे पीछा छुड़ा लेता हूँ। लेकिन जो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, जो असासे कमतरी वाला है, ये मेरे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है और मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। असासे बढ़तरी से मैं छुड़ा लेता हूँ, लेकिन असासे कमतरी से मैं नहीं छुड़ा पाता। शायद उसके पीछे रीज़न मेरी चाइल्डहुड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है माइंड की। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा ही फील हुआ है चाइल्डहुड में, तो शायद मेरी प्रोग्रामिंग में नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस सफरिंग ज़्यादा है, तो इस इस वजह से सारे मैं। को एडमिट करना या एनालाइज करके भी इस नतीजे पे पहुंचना, या पब्लिकली कन्फेस करना कि मेरे में शायद नेगेटिविटी ज़्यादा है या मैं फॉरगिव नहीं कर पा रहे कुछ, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। जी। लेकिन अगर आप इसको इस साइड पे जाए बगैर पॉजिटिव, यूँ कह लो जो आप बात कर रहे थे कि आपके अंदर नेगेटिव अप्रोच है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या हेट्रेड है, या रिवेंज है, या जेलसी है, वट एवर जो भी है, आप और इस उन चीज़ों के चक्कर में जब पड़ते हो तो आपकी अपनी ज़ाती एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है या कम हो जाती है, और डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं अपने मेन टारगेट से। जी। हमारी हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी तो है जो आप कह रहे हो, लेकिन रियल सोर्स ऑफ एनर्जी, चार्जिंग ऑफ द सोल जो है, जी। वो स्वाय क्रिएटर के कॉन्सेप्ट के पूरी नहीं होती। जी। जी। वो जो खुदा या अल्लाह या गॉड का होना है, उसके ऊपर ये रूह जो है, इस उम्मीद, इस यकीन के ऊपर चल रही होती है। स्पेशली वो लोग जो अपनी फेथ लूज़ करने की हद तक अपना कॉन्सेप्ट ख़राब कर गए होते हैं, और अब खला में वो डायरेक्शनलेस होते हैं, अपनी सारी थ्योरियाँ बड़ी बड़ी बोल के एथेस्ट और कुछ भी बन के आखिर में उनके हाथ पर कख नहीं आया होता, और अब भी जब वो उन्हें दोबारा से एक रियल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है, इस सारे की सोर्स ऑफ एनर्जी जो है
वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह का होना है, वो अल्लाह के होने पे बिलीफ है। और उस अनदेखे अल्लाह को इंतहाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पुकारना है, जबकि जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी से गिर रहा हो और आपकी अक्ल समझ आपके सारे के सारे एनालिसिस बता रहे हों कि अब किसी सूरत आप बच ही नहीं सकते, नीचे समंदर है और आप गिर रहे हैं और जहाज़ को आग लगी हुई है और आप तो बच ही नहीं सकते। स्टिल जो लोग अल्लाह को उस वक्त पुकार रहे होते हैं, उन्हें वो एक अल्लाह का होने की ताकत का जो एहसास है, उस चक्कर में वो सुइसाइड नहीं कर रहे होते कि पहले ही जलते जहाज से खला में ही छलांग मार दें या अपने आप को छुरी मार लें। ठीक है, वो उस लास्ट मोमेंट तक जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो एनर्जी मिल रही होती है उस पॉजिटिव सोर्स से, जो उस सिर्फ बिलीफ से कि वो है, उसको पुकार रहे हैं जो कि उन्हें अब मौत सामने नज़र आ रही है। ऐसी सिचुएशन में भी तो एथिस्टों को भी मैंने बहुत सौ को वापस रिवर्ट होते देखा है जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में आए हैं, और खुदा को पुकारते भी देखा है। लेकिन वो जितनी नेगेटिव पॉजिटिव इस सारे से होगी, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे अपने क्रिएटर के बारे में और वो क्रिएटर से जुड़ा रहे, ठीक है, जो खुदा का मैसेज है, जो अल्लाह का मैसेज है, जो अल्लाह 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 वाला दुआ का जो मैसेज है, तो वो बेसिकली वो मेन कनेक्टिविटी है। उसमें ये नहीं है अब मुझे डाल के इस कमरे में जितने लोग बड़े बड़े पुराने नए सूरा रहमान थेरेपी से जुड़े हुए जो रियल में बेनिफिशरी हैं, जिनको पता नहीं कैसे कैसे रिजल्ट्स भी मिल गए, स्टिल उनके अंदर नेगेटिविटी भी है। वो किसी भी नेचुरल अपने ही घरों में किसी भी डेली सिचुएशन के अराइज होने के ऊपर तकरीबन वैसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे गमे दी माँ कर रही होती है। ठीक है, या शहीदा छोले वाला कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर उस वक़्त वही ये उनकी जो बेसिक ग्रूमिंग हुई हुई होती है और उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसी हिसाब से वो चल रहे होते हैं। इवन दुआ भी उनके, इसीलिए तो ये ताने सुनने को मिलते हैं, इसीलिए तो फिर मुझे आके खुद ही बताते, तो मुझे फीडबैक मिल जाता है। उन्हें कई बार इन्हें ये भी नहीं पता होता कि मैं क्या बता रहा हूँ और सर को क्या पता चल रहा है। तो अपने से मुझे बता रहे होते हैं कि जी वो मेरे भाई से लड़ाई हुई ना, तो फिर मैंने भी रख के 2 लगाई ना, तो फिर उसका भी हुआ, तो मैंने भी उसकी कॉपी फाड़ दी, या मैंने भी उसका सर फाड़ दिया। तो अम्मी कह रही थी कि तू उत्थे की करन जानी है, की सीख के आनी है। एक तो हमें ये बड़ा ताना सुनने को मिलता है जिस वक़्त जो बंदा ये कहता है बड़े दुख के साथ कि सर ये तो मुझे हफ्ते में 7 दिन सुनने को मिलता है, तो मेरी उसके लिए दुआ भी निकलती है कि अल्लाह दिया बंदिया ते तू सुधर ही जा, तू मैनू भी चित्र पवाना पे है, मैसेज भी सुनाई नहीं जा रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कि तू हफ्ते के 7 दिन सुनना है, मतलब तू 7 दिन परफॉर्मेंस तेरी ਉਹੀ है। घर वाले सही कहते पे ने कि यार तू की लैन जाना जो तू अमल नहीं करना, ये उस बात पे तुम्हारे है नहीं। लेकिन ये लेक्चर से एक दिन चंद मिनट तक आपके दिमाग में रहती है, ये आपकी सेकंड हैबिट नहीं बनती है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बनता है। वो गेमिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि वो जो ईयर ऑफ एज है, जो 3 साल की एज से आगे की लाइफ है, दैट इज़ द गोल्डन पीरियड, जहाँ पे उसके अंदर वो डेटा अपनी उस गेम के चक्कर में ही उसके वो ऐड होता है कि यार ये पॉजिटिव काम करो तो ये चीज़ मिलती है और नेगेटिव करो तो बंदे का लॉस होता है। वो उसको बगैर किसी लेक्चर के उसकी हैबिट्स में अगर आ जाता है, जैसे वो काकी जी उस दिन बता रही थी पिछले दुआ सेशन में, जापान से जो फ़ोन कर रही थी, पता नहीं आप में से किसी ने उसे अप्रिशिएट किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक सादी सी बात बताई थी कि डॉक्टर साहब पूरे जापान में कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मोबाइल फ़ोन कॉल नहीं सुनता, और ये कोई उसे कुछ नहीं कहता, कोई सुनना चाहता तो सुन ले, लेकिन वो बाकी सब लोग, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई खामोश बैठा है, ट्रेन में बैठा उसने जाना है, वो सारे के सारे अपनी एक किस्म की खामोशी की इबादत में होते हैं। उसमें ये टेलीफोन सुनना अपनी तरफ से बड़ी इमरजेंसी कॉल या कुछ, जो हम तो सुनी जा रहे होते हैं गाड़ी चलाते भी, सड़क पे भी, जाते हुए भी, दफ्तर में भी, बल्कि कई बार बड़े करीबी अजीज़ रिश्तेदार या बुजुर्गी वाली जगह के आपसे एज में बड़े, वो आके बैठे होते हैं और आप फ़ोन पे लगे होते हैं, क्योंकि मैनर्स में बदतमीज़ी है। अब जापान की कौम को ये किसने सिखाया है? उनकी अपनी कौम के ऊपर, मुझे वो कौम इसलिए बड़ी पसंद है कि वो चाहे जैसे भी वो जालिम हैं जी, एथिस्ट हैं, फ़लाँ हैं, तो उन्होंने 45 का वो जो एटॉमिक अटैक था उनके ऊपर,
2 शहरों के ऊपर, और उसमें कैजुअलिटी बेतहाशा थी। उसके बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया है वो बड़ा एक्सट्रीम पर पॉजिटिव है, और अपने आप को उन्होंने रीबिल्ड किया, किसी इंतकाम के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने उस सारी बात को मान लिया। मैं कहता हूँ कि अगर उन्हें अपने अंदर भी इंतकाम रखा हुआ है, या वो किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिस तरह वो कहते हैं कि बीबी कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ठीक है, उसी तरह उन्होंने भी अगर ये सोचा है कि साइंटिफिक ग्रोथ और इकोनॉमी कैप्चर इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये जो चाइना कर रहा है वो एक और बात है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के ऊपर जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर काम किया है, या उनकी बच्चों की टीचिंग के भी स्टार्ट के पहले 5 साल, क्लास 10 साल की उम्र तक जो बच्चा है उसने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, उसने स्कूल जाना है, तो वहाँ पे उन्होंने पहले अपने पूरे स्कूल को साफ़ करना है, क्लासरूम को अरेंज करना है, अपना काम सारा, बच्चों की टोलियाँ, ग्रुप वर्क उनका अलहदा है, इंडिविजुअल वर्क उनका अलहदा है, और सारे दिन का उनका स्कूल के इसी तरह के काम है, और उसके बाद उन्होंने 2 बजे 4 बजे घर आ जाना है। इस 4-5 साल में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनके मैनरिज़म को ग्रूम करना है, प्लस हर बच्चे को एनालाइज करना है उन्होंने कि इसकी एप्टीट्यूड क्या है, और एज ऑफ 10 तक उन्होंने उसके पेरेंट्स को बता देना जी कि ये आपके बच्चे की एटीट्यूड जो है वो आर्टिस्टिक है या साइंटिफिक है, या स्पोर्ट्स कार में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप इसको साइड पे ले जाइए, इसके उधर इंटरेस्ट ज़्यादा है, ताकि वो ज़्यादा उसी साइड पे जाए। और ये मुझे बाबा जी के फ़िक्रे याद आए, और वैसे भी कि भी वो काम करो जो तुम्हारा दिल करता है, तुम खुशी से करना चाहते हो, ठीक है। उस बच्चे के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की ही चीज़ उसकी स्टडीज़ में है, तो उसमें आप वो कहना नहीं पड़ना उसको क्या करो क्या ना करो, या परफॉर्मेंस। तो ये सारा तो वो बड़ा मेथोडिकली वो तो अपने कॉम में कर रहे हैं, हम लोग लैग कर रहे हैं हर चीज़ में, इसलिए वो आइडिया मैंने दिया था, आगे जिसकी मर्ज़ी होगी वो कर लेगा। बाकी प्लस माइनस हर चीज़ में होते हैं, इसमें भी होंगे। जी, ठीक, और कोई क्वेश्चन? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके जवाब से। सेटिस्फाई हैं या नहीं? नहीं हूँ। नहीं है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि ये गेम्स नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों में कंपटीशन आएगा, उससे जेलसी आएगी, और उनके अंदर जो है वो नहीं, ये तो गेम्स के ज़रिए हम जो भी उनको पॉजिटिव या नेगेटिव फीड करना चाह रहे हैं, तो ये तो हम उनकी इंटेंशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो अगर हम उनके ऊपर इंटेंशनल प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने ज़ाती मकासद उन पे थोपेंगे। तो जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, जिसके लिए वो यूनिकनेस है, जो इनका अपना टैलेंट है, वो तो सप्रेस हो जाएगा। वो तो एक जस्ट एक पपर्ट्स और रोबोट्स बन के रह जाएंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि बच्चे को रीप्रोग्राम करने की बजाय उसका जो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है उसको डिस्कवर करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्कूल भेजे ही ना, उसको मदर पिदर आज़ाद छोड़ दे, जी। जंगल वाला माशरा कर दे, और जैसे उसका दिल करता है उसको करने दे। नहीं नहीं, मेरा मेरा ये भी कहने का मकसद नहीं है। नहीं, वो कैसे करेगा उसको सारे, वो कैसे डिस्कवर करेगा? आप उसको ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 से डिजिट्स सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? उसे क्यों काउंटिंग में लगा रहे हैं? अगर बच्चे को हम डिफरेंट एरिया से एक्सपोज करें स्टार्ट में ही, और जो बच्चा खुद ब खुद पिक कर ले उसमें से एक, मतलब अगर शुरू में हम उसे साइंस से एक्सपोज करें, या फिर हम उसे आर्ट फॉर्म से एक्सपोज करते हैं, या फिर हम ये भी उसे, तो आप इसे इम्पोज कर रहे हैं साइंस पे। नहीं, वो क्यों खुद से पिक कर, साइंस पे उसको आप खुद पिक करने देना। जो अगर वो स्पोर्ट्स को पिक करता है या, उसको उसको कोई चीज़ें दी जाएंगी तो पिक करेगा ना। जी, तो पहले उसके कैरेक्टर को तो बिल्ड करना पड़ेगा आपको। आप अभी कह रहे हैं कि हर चीज़ में प्लस और माइनस है, ये आप पहले कह रहे हैं, हाँ जी, मैंने बोला है। ठीक है। चोरी करना, हम्म। ये क्यों नेगेटिव? अगर एक बच्चा है, वो पहले दिन से स्कूल में आता है, वो सारों के बैग में से उनके नाश्ते निकाल के खा जाता है, ठीक है, दूसरों के खिलौने निकाल के अपने बैग में रख के ले जाता है, उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेटा ये बुरी बात है, बल्कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी माँ को कि बेटा शाबाश, तुम तो अभी से मियाँ साहब हो, बड़े बड़े मियाँ हो। हाँ। फिर तो नहीं, करेक्टर बिल्डिंग देखिए तो, उसकी इंटेंशनल, उसको आप बिल्कुल इम्पोज ना करें, उसको मत बताएं कि बेटा ये चोरी जो है गंदा काम होता है।
भाई उसके फैशन में अच्छा नहीं, काम है। फ्री विल, फ्री विल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे बेसिक मोरालिटी जो है तो ये कौन करेक्ट। डिसाइड करेगा ये बेसिक मोरालिटी? तो हमें ऐसे सिटीजन चाहिए ना जो बेसिक मोरालिटी उनकी जो है बहरहाल उनकी वो हो जो पूरे मुआशरे को सर्व करे। जी जी। वो मतलब बीच में अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद ना बना ले, हम्म। या अचानक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दें, या अदालतों का निज़ाम ही चेंज कर दें। जी जी। जज कह रहा है कि भाई जी PLD कहता है PLD दी कह रहा है कि तू करके मैं तेन 47 दवा इधरों, तो हो सकती है ना मोरालिटी ये खब्बे आदि देने की बजाय 47 की आदि दी जाए तो जज साहब ले लेंगे। ठीक है, अगर वो सारे जज साहबान जो हैं जब स्कूल में थे उन्हें बताया जाए कि बेटा मर्दे मर जाओ पर 45 ना छो, तो हो सकता है उनमें से कोई एक आध हलालदा निकल आए, मोरालिटी पे स्टैंड ले जाए, हो सकता है ना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको आप शुरू से उनकी प्रोग्रामिंग ना करें, आपने खुद ही कहा, और उन्हें आप बिल्कुल उनकी जो है ना फ्री विल का लफ्ज़ आपको पता कि मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब वहाँ से तो भाग रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनकी जो भी नेचुरल एबिलिटीज़ है, तो नेचर में तो उसके अपने लिए दी बेस्ट ही मांग रहा है वो। ठीक है, अपने लिए तो वो नहीं पसंद कर रहा कि उसके बैग को कोई हाथ ही लगाए, अपने लिए तो वो पसंद नहीं कर रहा कि कोई उसके बैग में से कोई चोरी करे, जी। अपने लिए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा अगर कोई उसके साथ झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आप खुद किसी ऐसी सिचुएशन में वो डिफेंसिव होके झूठ भी बोल जाए, चोरी भी कर जाए, करप्शन भी कर जाए, नहीं, ये लॉज उसको आपको शुरू से ही सिखाने तो पड़ेंगे। हाँ जी, ये तो कॉमन सेंस है ना तो कि वो जो। उस गेम के ज़रिए ही उसमें डाली जाएंगी ना, जी। जो मैं कह रहा हूँ, या लेक्चर के ज़रिए, या स्कूल में ड्रिल्स के ज़रिए, या उस्ताद या माँ बाप डांट डांट के, ठीक है, या रिलीजियस स्क्रिप्चर से बतू के यही कुछ बताते हैं ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा चोरी नहीं करनी, बेटा बड़ों की इज्जत करनी, बेटा छोटों से प्यार करना है, बेटा बदतमीज़ी नहीं करनी, जी। बेटा सफाई रखनी है, बेटा गंद नहीं डालना, सारे फेक्स नहीं है ना आइडियाज़। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये न्यूट्रल करेक्टर बिल्डिंग ठीक है, लेकिन अगर हम अपने सिलेबस को यहाँ पे देखते हैं, हर तिबका फ़िक्र ने अपना एक सिलेबस बनाया हुआ है, चाहे वो अगर हम सोशल सिलेबस देखें या रिलीजियस सिलेबस देखें, यानी कि हर मैंने कोई तो आपको अपने पहले ही अपने। कहा ना कि आप रिलीजन की तो बात ही ना करें ना सोशल की, आप बेसिक मॉरल वैल्यूज़ जिनके ऊपर पूरी ह्यूमन रेस जो है उसका आज तक इन द लास्ट 10,000 ईयर्स बहरहाल कंसेंसस है, वो तो शुरू में उस बच्चे को सिखानी है ना। मतलब किसी भी रिलीजन या किसी भी माशरे में झूठ बोलना जो है ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो चाहे हम। वो एथिस्ट हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों। सच बोलने को अप्रिशिएट किया जाता है, ईमानदारी को अप्रिशिएट किया जाता जी किया जाता है। है। ओनली ओनली एक्सेप्शन इज कि अब पिछले 10-20 सालों से जो सेक्सुअल परवर्शंस जिन्हें कहा जाता था, या जिनको टोटली रॉन्ग एटीट्यूड कहा जाता था, होमोसेक्सुअलिटी को या ट्रांसजेंडर मुख्तलिफ बातें जो थीं, उनको अब बाय फोर्स अगेंस्ट द नेचर बुलडोज किया जा रहा है मुख्तलिफ नेशंस में और अक्रॉस द ग्लोब किया जा रहा है कि जी ये भी उसकी मर्ज़ी है और ये उसको करने दो और ना करने दें। ठीक है ना, असल में बहुत से लोग जिनको बचपन में या अर्ली जवानी में मज़हब ज़बरदस्ती ठोसा गया मज़हब के नाम पे, उन्हें सप्रेस कर दिया गया या ओप्रेस कर दिया गया, वो मज़हब का नाम भी सुनने पे तैयार नहीं होते। ठीक है, वही पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वही पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वैसे बता दी जाएं तो वो उसको हज़म कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें ज़रा सा ये ज़िक्र आ जाए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर को सामने रख के लिखा गया है या किसी और रिलीजियस पर्सनैलिटी की कॉपी की जा रही है, उनकी स्टोरी के मुताबिक किया जा रहा है, तो वो उस सिलेबस को नहीं मानेंगे जी। या उसके ख़िलाफ़ वो मुख्तलिफ तावीलें निकालनी शुरू कर देंगे। ठीक।
हेलो। सो वो तबका एक अलहदा से जनरेट हो जाता है, और अगर वो कहीं पॉलिसी मेकिंग में उनकी से होती है, वो टोटली एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो रिलीजन को या ज़रा सी भी सेक्रेट चीज़ को निकाल दें, जो कि अगेन एक रॉन्ग रिएक्शन है, अगेन एक एक्सट्रीम पे रिएक्शन है। अगर, और इस्लाम में इसीलिए ऑपरेशन मना है, ला इकराह फिद्दीन का असूल है कुरान का, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। सॉरी टू से कि जब हम मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पे नहीं रहे तो हमारा ये हाल हो गया, जो बाकी कौमों का भी हुआ, पहले भी हुआ। पाकिस्तान में हर किसी ने अपनी वो जैसे कहते हैं ना 1.5 ईंट की मस्जिद बना के, वैसे ही वो अपने बच्चों को हर हर तिबका फिगर अपने अपने मुताबिक प्रोग्रामिंग कर रहा है अपने बच्चों की। किस वजह तो से? मैं वाई? आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न। मैं यू शुड हैव आंसर। अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ ये हो रहा है, तो आपके पास इसका एनालिसिस भी होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको क्यों नहीं पता होगी, आप उसका हल नहीं निकाल सकेंगे। अगर आप कहते हैं जी हल निकालना मेरा मसला नहीं है, तो फिर आप सिर्फ ब्लेमिंग गेम में बैठे हुए हैं, एक्यूज़ करने के लिए बैठे हुए हैं, या पाकिस्तान बैशिंग में बैठे हुए हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप रियल उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लेवल पे एक बंदा अपने हिस्से का रोल करना चाहता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का, तो उसको हमेशा सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अराइज हो क्यों रही है, ये सिचुएशन हो क्यों रही है। आपने वो गेमिफिकेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया ना, तो मैं उसी से रेलिवेंट, आप कह रहे हैं ना कुछ वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डालनी पड़ेंगी, तो बच्चों उसी में से डालनी नहीं पड़ेंगी, मतलब उनको सिखानी पड़ेंगी वो जो। सारे सिखाते हैं। ये वो ही वैल्यूज़ हैं जो हर घर में उन्हें सिखाई जाती हैं या उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। आपसे आपसे आपका रिलीजन पूछे बगैर, आपसे आपका रिलीजन, आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछे बगैर, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क के बाज़ार में अचानक मैं आपको जाके खड़ा कर दूं, कोई ऐसी मशीन हो जो मैं आपको कहीं भी वहाँ पहुँचा दूं, आपसे सर्टन लॉज जो हैं वो ऑटोमेटिकली, चाहे आप वहाँ पे एलियन हैं या चाहे आप वहाँ पे एक पहले दिन के सिटीज़न हैं या ट्रैवलर हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, ठीक है। वो छोटे बच्चों को वो बतानी या उनकी डेली प्रैक्टिस करानी एक मेथोडिकल वे से, एक साइंटिफिक वे से, वो ज़रूरी है। पहले उन्हें लेक्चर फॉर्म में दिया जाता था, पेरेंट्स करते थे, पेरेंटिंग थी, स्कूल में भी टीचर्स भी कर रहे थे। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म्स, मुझे चूँकि मेरा फील्ड नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें टर्म्स भी हैं कि टीचर्स भी उसमें रोल प्ले कर रहे होते थे। पहले स्कूल का एक अपना रोल था, अब स्कूल भी वो रोल प्ले नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में ये मसला इसलिए आ रहा है कि अगर मेरी नज़री में, कि पाकिस्तान में 75 ईयर से या 77 ईयर से, लास्ट जब से भी हमें इस दुनिया में खैर से एक अलहदा मुल्क के तौर पे जाना जाने लगा है और एक अलहदा सिस्टम में हमारे पास था, हमारी पॉलिटिकल जिसे कहें कि स्टेबिलिटी ना कभी आई, ना थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। इंडिया के पास माशाल्लाह जो जवाहरलाल नेहरू साहब काफ़ी अरसे तक रहे, और उसके बाद इंदिरा गांधी साहबा, जो भी उनकी पॉलिसी, चाहे दूसरी साइड का उनका भी थिंक टैंक कहे कि वो यहाँ गलत थी वहाँ गलत थी, ये नहीं होना चाहिए, वो दो पोल तो होते ही हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट और वो सारे, लेकिन बहरहाल उन्हें एक कॉन्टीन्यूस प्लेटफॉर्म मिला और उस पर वो चलते गए। हमारी कोई पॉलिसी नहीं रही, क्योंकि इंटरवीन हमारे अंदर किया भी जा रहा था स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। वो एक लंबी बहस है, वो होता भी रहा और हम मैनिपुलेट होते भी रहे, और हमारे अंदर ही से बंदे थे जो आज भी हैं, और वो सारा कुछ होता है। उसकी वजह से आहिस्ता 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 सिस्टम कोलैप्स कर गया। सोशल जस्टिस जब अवेलेबल नहीं है, तो हर बंदा अपने लेवल पे ही अपने सर्वाइवल के लिए तो कोशिश करेगा ना, और उसमें उसके अपने लॉस होंगे। आप एक लम्हे को विजुलाइज़ करें कि गज़ा में इस वक्त, मुझे नहीं पता टाइम कौन सा होगा, शायद हमसे 4-6 घंटे वो पीछे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे शाम का टाइम है या रात का टाइम है, जितने भी सर्वाइवर्स हैं, कोई एक बच्चा है, कुछ 4
लोग हैं, एक माँ है और बस 2 बेटियां हैं, एक बाप है और एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक बच्चा है। ये सारे फ़िलहाल चूँकि सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो उनके अपने अपने खेमे, अपने अपने घर या खंडरात जहाँ भी वो बेचारे बैठे हुए हैं, उनके सोशल और मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे से कुछ चीज़ों में डिफरेंट होंगी। एक घर में बूढ़ा जो है वो बच्चे को कह रहा होगा कि मुझे तो भूख ही नहीं है, तुम ये खा लो जो एक लोफ ऑफ ब्रेड मिला है, ठीक है। और उसके साथ वाले घर में उतनी उम्र का बच्चा जो है, उतनी ही उम्र के बूढ़े को, जो कि पैरालाइज्ड है, एक टांग उसकी उड़ी हुई है, उससे उठ के भी नहीं बैठा जाता, उसको वो लोफ ऑफ ब्रेड खिला रहा होगा कि मैंने पेट भर के दादा खा लिया है, तू ये खा ले, हालांकि वो भूखा होगा। ना लॉ उसका उधर लग सकता है, ना लॉ उधर उसका लग सकता है, ठीक है। एक घर में हो सकता है कि माँ आके जिस्म फरोशी करके या किसी के साथ कुछ करके आके बच्चियों को खाना खिला रही हो कि ये बहुत अच्छा, वो फलां NGO वाले आए थे, ये दे गए हैं, तुम लोग खा लो, लेकिन तुम लोगों ने बाहर नहीं निकलना। और उसके मोहल्ले के लोगों को पता भी होगा कि ये कहाँ गई थी और क्या करके आ रही है, लेकिन उसे कोई एक्यूज़ नहीं कर रहा होगा। वहाँ के लॉज फ़िलहाल कुछ के कुछ हुए हुए। जी। हम भी तकरीबन ग़ुलामी से निकलने के बाद एक दूसरी ग़ुलामी में हैं, जिसमें हमारी कोई लॉज की रियल प्रैक्टिस इन लाइफ जो है, नेशनल लेवल पे नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे तकरीबन ना होने के बराबर है, और सिस्टम फर्दर कोलैप्स कर रहा है। उसमें जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें ऑलरेडी डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट किस्म के करिकुलम, डिफरेंट तबकों के डिफरेंट स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन आज भी इसको कहीं से तो सीधा करना है, कहीं से ठीक करना है। उसमें मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है कि अगर पहले 3-4 साल के जो बच्चे हैं, पहले स्कूल ईयर्स हैं, उसमें अगर इस तरीके से उनकी मॉरल वैल्यूज़ को बिल्ड किया जाए और उनको खेल ही खेल में, बातों ही बातों में ये चीज़ें सिखाई जाएं या बताई जाएं, तो ये इजी है मैसेज को कन्वे करना। मैसेज तो ये है। लेकिन हमारी ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी पोल्यूटेड हैं, यानी कि हम अपने अक्सर मैंने देखा है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है, मतलब दूसरों को हम गलत कह रहे हैं, उनसे नफरत सिखा ये रहे होते सारा हैं। जब उसे किया जाएगा, तो मैंने पहले कहा कि ये इंटरनेशनल मार्केट को जेन में रख के किया जाएगा, जी। ठीक है। उसमें हाईएस्ट सुपरमैन की ट्रेड्स के ऊपर उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर एक अच्छे इंसान की ट्रेड्स दिखाई जानी होंगी, तो वो उसको पता होगा कि मैंने क्या करनी है। अगर हम ओवरऑल एक बिग सिनेरियो यानी कि पूरी वर्ल्ड को देखें तो वहाँ पे कलेक्टिव ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक मखसूस टिपके को देखा जाता है कि मतलब यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है ना बिल्कुल नैरो है। वो आपका एक्सपोजर उन चंद लोगों से रहा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर जो है उससे भी बढ़िया, और उनकी मोरालिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की मोरालिटी से भी कहीं ऊपर है। ऐसे लोग हैं, उनके सेक्रीफाइसेस भी ऐसे हैं, वो उन्हें किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो, चूँकि उन्होंने किसी को नहीं शो करना, वो अपने लेवल पे इस प्लेनेट अर्थ के लिए इस किस्म की सेक्रीफाइस कर चुके हैं और कर रहे हैं कि मैं उसको डिस्कस नहीं यहाँ करना चाहता, जी, वो मुझे ठीक है। आइडिया है। नहीं, आइडिया मुझे नहीं पता आपको है कि नहीं है, लेकिन अगर आपको ये आइडिया है कि नहीं, यहाँ मखसूस तबका जो है वो सिर्फ अपने मोरालिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रखता, ठीक है, तो ये आपको, मैंने उसको सिर्फ काउंटर करने के लिए आपको बताया कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो, अगर दुनिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके पास फिज़िकल ऐसी पावर है कि वो एक बटन या उसके ब्रीफ केस में एक बटन दबा के वो आधी दुनिया तबाह कर सकता है विद नो टाइम, ठीक है। उसकी रिपरकशन क्या आती है, दूसरी साइड के लोग क्या करते हैं, वो बाद में देखता है वो, लेकिन वो कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा, सो नाइस ऑफ हिम, ठीक है। इसी तरह ऐसे लोग भी मौजूद हैं
जिनके पास एपरेंटली देखने में कोई फिजिकल बटन ऐसा नहीं है कि वो ये कर गुजरे, लेकिन उनके पास शायद ऐसा बटन स्पिरिचुअल लेवल पे हो कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं और रिटेलिएट भी कर सकते हैं और उसके इसको करने से पहले उसे काउंटर भी कर सकते हैं, लेकिन वो टोटल न्यूट्रल शेड में बैठे हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि जिनके पास इस किस्म की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उनका चीज़ों को देखने का एंगल भी कुछ और होता है। ठीक, जब उनका चीज़ों को देखने का एंगल ही कुछ और होता है तो वो टोटलिटी की बात में कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक किसी एक ग्रोह के हिसाब से नहीं बैठे होते, वो ह्यूमैनिटी के लेवल पे बैठे होते हैं। जब वो ह्यूमैनिटी के लेवल पे बैठे होते हैं तो वो ह्यूमैनिटी की जो हाईएस्ट फॉर्म है वो उनके सामने बेंचमार्क होती है। जब वो बेंचमार्क है तो उन्होंने उसी को फॉलो करना होता है, irrespective to the origin of their country or their caste or creed or religion। वो एंड पे पहुंचते वहीं पे हैं जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स हैं और वो क्रिएटर की हैं। जी। ठीक है, एमिनी मंसूर ने कह दिया था नल हक, ये उसके मुंह से निकला है। ठीक है, लेकिन इससे आगे की बात यह है कि ये खुदा जिसकी हम बातें करते हैं, क्या उसकी नाफरमानी इस प्लेनेट अर्थ पे एटलीस्ट, मैं ये समझता हूँ कि अगर फिज़िकल लेवल पे उसको कोई कंप्यूटर ऐसा डाटा जनरेट कर रहा हो जो कॉन्टीन्यूस डेली शो कर दे, आसमान के ऊपर ही नज़र आ जाए कि आज पूरी दुनिया में 24 घंटे में डिवाइन लॉज को या डिवाइन ऑर्डर्स को कितना ओबे किया गया और कितनी वायोलेशंस हुई लॉ की। जैसे पाकिस्तान की ट्रैफिक वाले या लाहौर की ट्रैफिक वाले रोज़ाना का डेटा दे दें कि जी आज इतनी ट्रैफिक वायोलेशंस हुई हैं, और ये सारा का सारा डेटा जो है ये कैमरा जनरेटेड है, किसी इंसान का इसमें रोल ही नहीं है। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं सारे, उसमें इस शहर के लोगों ने इतने लाल काशन तोड़े हैं, इतनी वन वे तोड़ी हैं, ठीक है, इतनी जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बॉर्डर नहीं की। ठीक, ये सारा डाटा अगर आएगा तो आपको शायद ह्यूमंस के बारे में अगर आए डाटा तो आपको पता चलेगा कि 97% लोगों ने या 90% प्लस ने आज के 24 आवर्स में अल्लाह को टोटली डिनाई किया या डिफाई किया या उसके लॉज को बॉदर नहीं किया। उसमें रिलीजियस भी थे और नॉन रिलीजियस भी थे। ठीक है, या उन्होंने बेसिक मोरालिटी के रूल्स जो हैं उनको वायलेट कर दिए और धड़ल्ले से किया और बेगैरती से किया और बेशर्मी से किया, और फिर आप डेली अगर डाटा एनालाइज करें तो वो डेली यही कुछ हो रहा होगा। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद अगर आप वन ऑफ द सफरर हैं, अगर आप गज़ा के शहरी हैं या आप कश्मीर के शहरी हैं और आपके ऊपर मुसलसल ये जुल्म हो रहा है, तो आप चंद दिन तो इंतज़ार करेंगे कि अब डिवाइन डंडा जो है ना वो आ जाएगा। और अगर महीना 2 महीने या साल बाद भी नहीं आता तो आप उस अल्लाह को भी गालियाँ देने बैठ जाएंगे या उस पर डाउट करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, भाड़ में गया ये मज़हब और सारा कुछ। आपकी ये दुआ बन चुकी होगी कि या अल्लाह तबाह कर दे, सारों को ही उठा ले, और इतना जुल्म देख के तू खामोश कैसे है। उस रब की रहमानियत या उसकी बर्दाश्त या उसका ज़र्फ़ इससे ज़ाहिर होता है कि 99.9% लोग ज़मीन के ऊपर उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, ब्लेस्फेमी कर रहे हैं, उसके अहकामात की वाज़े वायलेशन कर रहे हैं। फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी बदतमीज़ी कि उसमें वाज़े वायलेशन करने की बजाय अपनी सेल्फ मैनिपुलेशन करके उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं हम बड़े रिलीजियस हैं, अपनी मर्जी का रिलीजन बना रहे हैं उसके रिलीजन को। उसके बावजूद कोई अज़ाब नहीं आ रहा, उसके बावजूद वो कोई पेनल्टी फ़िलहाल नहीं डाल रहा, उसके बावजूद वो इस ज़मीन को शेक नहीं कर रहा। ठीक है, क्या ये बहुत बड़ा ज़र्फ़ और बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है? ये बहुत बड़ी पॉजिटिव या स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं है? या फॉरगिवनेस नहीं है? है। ठीक है ना, अगर वो अल्लाह मौजूद है
और वो चाहता है कि उसी की इबादत की जाए और उसके बताए गए असूलों या हदूद व क़यूद को ना तोड़ा जाए। कौम लूत जो काम कर रही थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेसत से 50 साल तकरीबन से पहले से कर रही थी, फुल ब्लोन। जब वो आते हैं तो 10-20 साल उन्होंने प्रीचिंग की है या शायद ज़्यादा ही की होगी। ठीक, इतनी देर अल्लाह उन लोगों को, उनकी 2-3 जनरेशन्स को अल्लाह जो है चांस दे रहा है, रोकने के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, मुख्तलिफ तरीके से मैसेज दे रहा है, उस सारी बदतमीज़ी को बर्दाश्त कर रहा है। और अल्लाह को फ़र्क भी इस सारे से कुछ नहीं पड़ रहा, फ़र्क उस जनरेशन को पड़ रहा है, उस नस्ल को पड़ रहा है, उस शहर वालों को पड़ रहा है। और अगर उनसे फैलेगा तो बाकी इलाकों को पड़ेगा, लेकिन खुदा को उसमें कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद उनको वो बार बार वार्निंग दिलवा रहा है, समझा रहा है, करा रहा है, और उस सारे टाइम के बाद आके वो अजाब आता है और उसमें से वो उन लोगों को सेग्रीगेट करता है जो उसमें नहीं है, उन्हें वहाँ से निकलने का मौका देता है, और फिर उसके बाद उन लोगों को एक निशान इबरत बना देता है। आज तक जो डेड सी है वो सबको मौजूद है, पता है कि वो क्या है और सारा कुछ क्या हुआ। उसके बावजूद क्या हम दोबारा नहीं शुरू हो गए, LGBT से लेके हर चीज़, उसके बावजूद वो हमें बर्दाश्त कर रहा है। इसी तरह उसके बंदे मौजूद हैं, उसके बंदे मौजूद हैं जिनकी एक निगाह ऊपर उठ जाए तो वो नहीं वापस करता, और वो अगर कह दें कि ऐसी की तैसी सारों की, तो सारों की ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, ये जो आपका बहुत बड़ा न्यूक्लियर एसेट्स हैं किसी कंट्री के, या उसके बहरी बेड़े बहुत बड़े हैं, या किसी के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, अल्लाह के बंदे बहरहाल ऐसे होते हैं कि उनके पास ये पार्स होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लाजमी नहीं मुसलमान ही हो। ठीक है, ह्यूमंस ऐसे मौजूद हैं जिन्हें अपनी अपनी ऐप्स का पता है, जिन्हें अपनी सेल्फ रिकग्निशन का पता है, और वो उस सारी एट्रीब्यूट्स के होते हुए इस सारे जुल्म को देख के भी खामोश खड़े। देखने में तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, उनका ये सबसे बड़ा टेस्ट। और समटाइम्स दे आर देमसेल्फ सफरर्स, वो अपना बच्चा, अपना भाई, अपनी अपनी लाइफ, अपनी ऑनर भी उस चीज़ में उनके जा रही होती है किसी यूसर पर से, वो बद्दुआ नहीं दे रहे होते, उनकी ये टेस्ट होता है। ठीक है, उस और समटाइम्स उनकी अपनी जान चले जाती है, वो उसके हुक्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब तक वो नहीं कहेगा मैं नहीं करना। ठीक है, अब ये मोरालिटी की हाइट है। आपके पास पार है लेकिन आप रिवेंज नहीं ले रहे, और आप अगले बंदे को एक ना समझ बच्चे की तरह डील कर रहे हैं कि यार इसको मैं एक झांपड़ दूंगा ये मर जाएगा, इसको क्या फ़ायदा, मैंने क्या, इसको पता ही नहीं है मेरा मैंने क्या करना है। एक हाथी को एक चींटी मजाक करी जा रही है, जुगते मारी जा रही है, एक चूहा तंग करी जा रहा है, वो हाथी का ज़र्फ है कि वो उसे कुछ कह ही नहीं रहा, इग्नोर करी जा रहा है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसी तरह की जो हाईएस्ट मोरल वैल्यूज़ हैं ना, ये बच्चों में होनी चाहिए, ना कि ये जो चल रही हैं। ये हाईएस्ट मोरल वैल्यूज़ बच्चों में इस तरह नहीं इनकलकेट होती, ये तो स्पेसिफिक चंद लोग हैं, ये छान अलहदा आता है, लेकिन एक बेसिक मोटी वैल्यूज़ हैं जो कि जनरल लेवल पे होनी है। किसका बेबी था? आपका बेबी? वो क्यों रोई जा रही है? घर जाना है, सोई भी उठी है। हाँ, तो फिर आपने क्यों नाराज़ हो गई है? वो जाना है, जाओ बाहर, वो कह रहे हैं फॉग बहुत ज़्यादा है, देख लो, आप कर लो, जाओ। वो आपको कहीं से भी स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट लेना ना, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी ये काम हो रहा है, ये हो भी रहा है, मुख्तलिफ स्कूलों में कर भी रहे हैं, या माँ बाप सारे अपने अपने लेवल पे अपने घर में करते भी हैं। मेरा तो सिर्फ उसको टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ एक बताने के बारे में, उसको कराने के बारे में एक आइडिया है, इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। आप जिस लेवल से उसे आगे समझ रहे हो या कर रहे हो, या उस पर जो एतराज़ या बातें कर रहे हो, वो आप नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो आपकी अपनी सफरिंग्स की वजह से है। लेकिन आप
अल्लाह करे कि आप उस सारे में से निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ। नहीं मैं बेहतर हूँ मैं आगे अपने से। हिस्से की गलती को भी एडमिट करो और लेट गो करके आगे चलो। नहीं मुझे इन चीज़ों को मैंने इग्नोर करना सीख लिया हुआ है और मेरी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है भी है और नहीं भी है, और मेरी जो बेयर करने की एबिलिटी है वो भी ज़्यादा है भी है और नहीं भी है। मतलब अब मैं पहले से चीज़ों को ज़्यादा हैंडल कर लेता हूँ, ओवरकम भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा और नहीं आ जाती हैं। तो ये तो गेमिफिकेशन की वजह से आ गया, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट में वही था कि कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, वो मेरा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन मेरा यही था कि कंपटीशन कभी दफ़ा सम टाइम पॉजिटिव हो जाता है, सम टाइम नेगेटिव हो जाता है। ये सारी की सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑलरेडी हर इंसान के अंदर हैं। जी जी। ठीक है, इनको कंट्रोल करना असल चीज़ है उसकी। तो यही तो उसने अपने आप को जज करना है, और ये जब तक घोड़ा मैदान में नहीं जाएगा, ठीक है, वो सिचुएशन में नहीं गुजरेगा, फिर उसको वो कंट्रोल करता है। जी मैं प्रैक्टिकल में एंटर हुआ हूँ दोबारा से, तो मैं मुझे उसी अब प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी कि वो गेम भी खेल रहा है, वो एक किस्म का उसका प्रैक्टिकल है। जी छोटा बच्चा है, उस प्रैक्टिकल में ही अगर जहाँ वो जेलसी कर जाता है वहाँ उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं, जहाँ वो बैक बाइटिंग कर जाता है उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। जी और उसे अगर शुरू में नहीं भी पता चलता कि ये क्या हुआ है, तो फिर उसको पता चलता है कि उसने यहाँ बैक बाइटिंग की है, यहाँ उसने जेलसी की है, ठीक है, या उसने यहाँ पर जो है खामखा की बुली किया दूसरे को, ठीक, या करप्शन की है। तो ये चीज़ें अगर उसके मार्क्स काट रही हैं और वो स्कोर ज़्यादा करना चाह रहा है या अगले लेवल पे जाना चाह रहा है, तो वो अगली बार इस मरतबा उसकी लाइफ्स ख़त्म होगी, उसने फिर टोकन डाला, उसने फिर गेम खेलना शुरू कर दी, तो अगली बार वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। समझ रहे? अभी आपने कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये किसी सोर्स से आ रहा है, दोनों चीज़ें किसी सोर्स से आ रही हैं। और ये चीज़ भी मुझे अपने अंदर फील होती रहती है कि ये जो मेरे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये अलग है और मैं अलग। मतलब मुझे फील होता रहता है इस जगह पे कि ये एक ना स्क्रीन के ऊपर ये एक मतलब जंग चलती रहती है, ठीक है, और मैं इस स्क्रीन के पीछे बैठ के ना इसको देख रहा होता हूँ। तो वहाँ पे वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि स्मॉल एस वाला सेल्फ और कैपिटल एस वाला सेल्फ, तो मुझे लगता है कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव की जो जंग है, ये स्मॉल एस वाला जो सेल्फ है उसकी है, जो स्क्रीन पर दिख रही होती है, और जो इसको देख रहा होता है बैकग्राउंड में बैठ के, वो कैपिटल एस वाला सेल्फ है। और वही कैपिटल एस वाला जो सेल्फ है वो उसको ना पॉजिटिव से गर्ज है ना नेगेटिव से गर्ज है, से गर्ज नहीं है, वो सोर्स है, वो आराम से बैठ के पीछे देख रहा होता है। वो सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं है। नेगेटिव एनर्जी इज लेस पॉजिटिव और एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जिस तरह अंधेरा एज सच कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज है, आप जी जी देखते हो एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे नेगेटिव है। वो पॉजिटिव कम होता जा रहा है तो नेगेटिव फिर उसमें उस जगह पे नेगेटिव आता जाएगा। लाइट कम होती जा रही तो डार्कनेस आ रही। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था। वो फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रब है या अल्लाह है या गॉड है या क्रिएटर है, ठीक है जी। वो क्रिएटर से कैसे कोई कनेक्ट करे, कैसे कोई उससे एनर्जी ले, वो ख्याल के लेवल पे ही है सारा कुछ, सोच के लेवल पे है। अगर आप उसमें बिलीव करते हैं, आप जहाज़ गिरते हुए भी एक एथिस्ट जो है वो भी ओ माई गॉड की आवाज़ें लगा रहा है, अनइंटेंशनली लगा हुआ है। उसको इस वक्त वाहिद होप जो है वो उस अल्लाह से ही है जो उसके ख्याल में गिरते जहाज़ को भी थाम सकता है, उस डेस्परेट सिचुएशन से उसको निकाल सकता है। अगरचे उसकी अकल जो है वो कह रही है कि 0.0000001% भी चांसेस नहीं है, डेथ इज़ इनएविटेबल, लेकिन स्टिल वो पुकार रहा है। अकल मेरे ख्याल से जो स्मॉल एस वाला सेल्फ है वो है। बिल्कुल, और आपका इल्म, आपकी अकल, आपका नॉलेज, मतलब जो भी हमने जितना बचपन से आप लेके अब तक इस कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है, जो स्टोर किया हुआ, जस्ट अ बंच ऑफ प्रोग्राम्स, जो कुछ ऐप्स आपने हमने सीख लिया, सुन लिया, देख लिया, जो इस सोर्स से सारे से पांच सेंसेस से जो आपके गया हुआ है, डाटा आ रहा है उसको आप लगे हुए हैं। हाँ जी, उसी को घुमा फिरा रहे हैं। उसी की बेस के ऊपर आप पकड़ रहे हैं।
तो अब ये जो रोशनी वाली आपने बात की है ना कि एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी या एब्सेंस ऑफ लाइट, अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसका इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना, जलना बुझना, ये मेरे अंदर चलता रहता है 24 घंटे। हक और बातिल की जंग है, मैं से कहता हूँ तो वो आपके अंदर जारी होती है। जब तक मैं इसीलिए तो मैं आपको सुनता भी हूँ, आपकी बात भी सुनता हूँ, आपको टाइम भी देता हूँ। इनमें से 90% लोग, हो सकता है इनको लगता हो कि ये क्या सर ने खामखा बात शुरू की नहीं, है, अगर क्या इनको इतराज़ है तो मैं ठीक है नहीं सर, करता मैं भी बात। इतराज़ की बात नहीं कर रहा कि उन्हें शायद समझ ही ना आ रही हो कि क्या बात हो रही है, या उनका इंटरेस्ट ना हो, या वैसे ही थके हुए होते हैं कुछ। लेकिन मैं आपकी बात जारी कर रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये आपके अंदर की जंग है, और हर इंसान में, हर जिंदा इंसान में ये हो रही होती है। तो इसमें जब मैं मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो वो मेरे अंदर वो जो कह लें कि लाइक माइंडेड कह लें या सेम फ्रिक्वेंसी कह लें, तो उसकी वजह से मेरे अंदर वो जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी या वो इंक्रीज़ हो जाती है और मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता हूँ। सिमिलरली यही स्टेट, और मैं फुली फोकस्ड हो जाता हूँ एक जगह पे। मुझे पता लग जाता है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या, और मैंने मतलब मैं किस लिए बना हुआ। ठीक है, मैं क्लियर हो जाता हूँ। सिमिलरली मैं लाइब्रेरी में जब जाता हूँ, वहाँ भी मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है लेकिन उसके बावजूद मुझे साइलेंस फील होती है। ठीक है, और मैं जो साइलेंस की लैंग्वेज है, वर्ड्स को मैं इतना नहीं अंडरस्टैंड करता, साइलेंस को मैं डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। वो मेरे अंदर ना बाय बर्थ कह लें या नेचुरल कह लें। सिमिलरली मैं लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूँ, तो सेम स्टेट वहाँ मुझे फ़ील होती है। ये वाली मुझे एवरीथिंग जो है ना लाइफ के बारे में, अपने बारे में क्लियर हो जाता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है। इसी तरह अगर मैं नेचर में चला जाता हूँ, किसी खामोश जगह पे, जंगलों में, पहाड़ों में, वट किसी भी जगह पे, उधर भी मुझे ऐसा ही फील होता है। मतलब जब मैं सिर्फ अपने आप के साथ होता हूँ, तो वहाँ तब उस वक्त जो स्मॉल एस वाला सेल्फ है ना, वो डिसअपेयर हो जाता है। सिर्फ कैपिटल एस वाला सेल्फ कह लें, या मेरा जो मतलब उस टाइम पॉजिटिव नेगेटिव जो स्क्रीन पे चल रहा होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। जो क्लाउड्स चल रहे होते हैं मेरे अंदर, वो क्लियर हो जाते हैं। तो क्लाउड्स के पीछे का जो क्लियर कट सीन है ना, वो मुझे क्लियर हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैं घर जाता हूँ, अंधेरा दोबारा छाना शुरू हो जाता है। वो रोशनी कम होना स्टार्ट हो जाती है, और मैं दोबारा डिप्रेशन वाले फेज़ में चला जाता हूँ, और दोबारा मैं बिल्कुल सुन्न हो जाता हूँ, नम हो जाता हूँ। मेरा ना माइंड काम करना बंद कर देता है, और मैं दोबारा पर्पसलेस हो जाता हूँ। मुझे एवरीथिंग जो अनक्लियर हो जाती है, और मैं एक अजीब सी जो है ना, अब मैं उसको डेड स्टेट में चला जाता हूँ। घर में कितने लोग हैं और हम कौन कौन? 6 बहन भाई हैं, 2 अम्मी अबू हैं। और घर की एनर्जी हमेशा से ऐसी है रही है, और मैं हमेशा घर से दूर भागता था, और मैं कई दफ़ा घर छोड़ने की मैंने ट्राई की है। और मैं घर से बाहर आता हूँ, वो फिर लाइट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर मैं लाइब्रेरी आता हूँ, जिम जाता हूँ, पार्क्स में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी आता हूँ, तो वो फिर दोबारा से रीस्टोर हो जाती है। फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाता हूँ। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है ना, ये चलता रहता है सारा। या फिर मैं ऐसे लोगों में चला जाऊँ जो मेरे फ्रिक्वेंसी पर नहीं है, जस्ट लाइक रिलीजियस लोग जो होते हैं, जो मैंने पहले भी आप गुफ्तगू में बताया था कि जो मुझे ऐसा फील होता है जैसे सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ये, उनके अंदर जाके मैं ड्रेन हो जाता हूँ। या फिर मतलब जो मेरे, अब मैं किस तरह आपको बताऊँ, मतलब जो मेरी तरह के नहीं होते, या लाइक माइंडेड नहीं होते, या सेम फ्रिक्वेंसी पर नहीं होते, मैं वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाता हूँ, या मैं डेड डेड फील करना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है ना, ये मेरे अंदर जो लाइट और डार्कनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती है। तो जब तक मैं अपने अंदर जो सोर्स है उसके साथ जुड़ा रहता हूँ, वो साइलेंस में जुड़ता हूँ मैं जाके, तब तक मैं ठीक रहता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। और उस टाइम कोई मसला नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा जाता हूँ लोगों में, तो दोबारा मेरे ऊपर ये नेगेटिविटी डोमिनेट हो जाती है। नेगेटिविटी नहीं डोमिनेट करती, आई मीन कि वो डिक्रीज़ हो जाता है ना, लाइट या पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सक कर ली जाती है,
या सक होती है, या बेसिकली जहाँ पर इस कमरे में अगर बहुत ठंड है और यहाँ हीटर रखा जाएगा तो वो अपनी एनर्जी या अपनी हीट देगा ना इस कमरे को, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि वार्म है वो यहाँ रख दी जाए, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो टेम्परेचर कंट्रीब्यूट होगा इस कमरे के, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो कनेक्शन है, या आपको सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, या आपके पास कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है, उस लेवल का प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी जो उन्हें सुकून देता है, तो वो रूहें आपको चिपक, यूँ कह लें कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आपसे वो एनर्जी लेने की या आपसे एनर्जी सक करने की कोशिश करती हैं। और आप चाहें या ना चाहें पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो सडनली ड्रेन आउट फील करते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है इन पर्टिकुलरली घर में और जो रिलेटिव्स हैं उनके अंदर। घर में आपके पेरेंट्स का शदीद कॉन्फ्लिक्ट है। जी। मैं नहीं मिला हुआ, मुझे नहीं पता, बचपन से है। लेकिन जिन घरों में ये है उनके बच्चे सारा दिन मैं डील करता हूँ, ठीक है। मैंने उन बच्चों से सीखा है, मैंने ऐसे ऐसे अजीबोगरीब केस सुने हुए हैं या देखे हुए हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैं साइकेट्री की बुक लिख जाता, साइकेट्री का पिछला सारा कोर्स ही ख़त्म हो जाता। लेकिन वो किसी और एंगल से चूँकि लिखी जाती है और उसको यूज़ किसी और एंगल से किया जाता, तो मैंने उसे नहीं किया। लेकिन मेडिकल साइंस के पास फ़िलहाल शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिया, ओसीडी का इलाज नहीं है। बस दवाइयाँ दी जाती हैं और उन्हें उसे किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बॉडी के चंद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी रीज़न्स यही समझी जाती हैं कि अच्छा कोई इमोशनल ट्रॉमास होंगे, ये होंगे, इस तरह की चीज़ें चार्ट आउट तो की गई हैं। लेकिन उसमें माँ बाप का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इस हद तक कि अगर माँ बाप के कमरे में 2 साल से ज़्यादा उम्र का, 2.5 साल से 3 साल की उम्र का बच्चा सो रहा है और माँ बाप रात को आप आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं या इंटरकोर्स करते हैं, वटेवर, चाहे लाइट ऑफ है, बच्चा सोया हुआ है, उसने नहीं देखा उस सीन को, वो उन दोनों की वो वाली एनर्जी उसको पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट नहीं करती, नेगेटिव करती है। इन द लेटर ऑन ईयर्स उसके अंदर कुछ और चीज़ें डेवलप करती हैं, बहुत जल्द करती हैं, लड़का हो लड़की हो। और अगर कहीं गॉड फॉरबिड उसने उन्हें रात को न्यूड देख लिया उस एक्ट में, लड़की के ऊपर उसका इंतहाई कोई और इम्पैक्ट आता है और वो आगे भी जाके किसी लेवल पे जाके मेरे जैसे के साथ शायद वो डिस्कस कर ले, डिस्क्लोज कर दे और बताए कि मेरा ये मसला है, नहीं तो शायद वो ये शेयर ही नहीं किसी से करेगी। और लड़का होगा तो वो बड़ा होके आके उसके लिए भी इसको शेयर करना, डिस्कस करना एक वैसे ही टैबू है हमारी सोसाइटी में, और ख़ुद उसको नहीं पता होता कि ये उस बैकग्राउंड की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इसी तरह और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माँ बाप की लड़ाई ही है, एक तो वो तो एक एक्ट है ना, उसके अलावा उनकी लड़ाई है, कॉन्टीन्यूस उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ हमारी सोसाइटी में इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं कि वो खिलाफ़ होते हैं या वो कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे सफ़र किया होता है। उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन बहरहाल कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन फिर उससे ज़्यादा वो अकेले घर जहाँ पे उनके पेरेंट्स रह रहे थे, सिर्फ वो रह रहे थे, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके ख़्याल में उनकी फूफी का या खाला का या मामू का या नाना का या दादा का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, और ये चीज़ उनमें कन्वे करने वाला भी बाप या माँ होता है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये लेटर ऑन लाइफ में किस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी जनरेट करता है, ये माँ बाप को पता हो तो शायद वो अपने घरों को बच्चों के लिए जन्नती बना के रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, या फ़िलहाल फौरी तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चों को स्कूल में जो कोर्स है उसको अगर रिव्यू किया जाता है, या चंद स्कूल इस सारे काम को लेके चलते हैं, तो आहिस्ता 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 पूरी नेशन का मिजाज जो है वो एक रंग में ढाला जा सकता है। उस मेन मैसेज तो यह था कि वो गेमिफिकेशन के साथ उस बच्चे को वहाँ गेम में तो उसने एक्सेल करना है, नंबर लेने हैं और उसने अच्छे अच्छे काम करने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी अपना भी रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा। वो टॉफ़ी का रैपर फेंकते हुए या कोई भी चीज़ फेंकते हुए सड़क के ऊपर या गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हुए वो रुक सकता है, क्योंकि उसे पता था कि इस पर मार्क्स कटते थे।
उसे गेम में उसने याद रखा हुआ था। वो मैसेज तो ये था। बाकी रिलीजन तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें रिलीजन को ना डाला जाए। हालांकि होंगी सारी की सारी एट्रीब्यूट्स रिलीजन की, वो होंगे सारे ऑर्डर्स रिलीजन के ही, क्योंकि वही बेस्ट ऑर्डर्स हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए डिवाइस हुए हुए हैं, जो डेली लाइफ के अंदर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अगर सिर्फ मोटे मोटे उनके लॉज उनको उनके प्रैक्टिस करा दिया जाए, उस गेम में उनकी प्रैक्टिस बनती जाए, तो वो लेक्चर्स के साथ या डंडे के साथ जो आपने इम्प्लीमेंट करना है वो खेल ही खेल में सिखाया जा सकता। ये था उसके पीछे में मैसेज। और तो ये ड्रेनिंग सकिंग वाला सिस्टम चलता रहेगा या इसका कोई इलाज है? चल आज यही है कि आप उधर से एनर्जी लेते रहें और इधर देते रहें। वो तो चल ही रहा है। सूरज की ड्यूटी बदल गई? हाँ जी। सूरज की ड्यूटी बदल गई? नहीं। चांद की? बस जो डिफरेंट चैनल के लोग हैं उन्होंने अपने अपने चैनल की ड्यूटी करनी है, और जो उनके चैनल के लोग होते हैं उनमें बैठ के उन्हें सुकून मिलता है, और जब उससे वो बाहर जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पर ये मसला आता है। पहले ये ड्रेन होने वाला जो सिस्टम था इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ लड़ता था, लेकिन अब इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी हद तक आ गई हुई है और उसको हैंडल भी करना आ गया हुआ है। तो शायद इसी वजह से मेरी कंडीशन पहले से बेटर है। शायद एक्सेप्टेंस इस चीज़ की आ गई, बदला नहीं है, जस्ट इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गई हुई है, मतलब हैंडल ज़्यादा करना आ गया हुआ है इसको। और आपसे अक्सर मैंने एक सेंटेंस सुना हुआ है कि शीश महल वाला, ये हमें लोगों का जो बिहेवियर, लोग मिरर्स हैं। आप, मुझे ये लगता है और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपके कि किसके बारे में? वो आपने एक पंजाबी का वो शीश महल वाली बात मैंने सुन ली है, हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब वो था ना शीश महल में कुत्ता जाता है और कुत्ता बढ़िया तो मतलब हर पास से कुत्ता ही नजर ही आवे। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया, आप अक्सर बोलते हैं ना कि दुनिया एक शीश महल है, या इसी तरह को कोई मिलता जुलता आपने सेंटेंस बोला। शीश महल है जी। तो हमें आसपास जैसे कुत्ते को चारों तरफ अपना आप ही नज़र आता है, क्योंकि शीश महल जो अगर आप नौलखा हाल में जाएं या जी मैं किला में जाएं, मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है, लगे हुए ना हर तरफ, या उसमें मुगले आजम में उन्होंने सीन एक दिखाया हुआ है, बादशाह मैंने ब्रूस ली की मूवी में देखा था शीश महल। ब्रूस ली की मूवी में देखा था, तो वो उसमें वो कर रही है मधुबाला, डांस कर रही है या मुजरा कर रही है हॉल में, तो वो हर शीशे में वही नज़र आ रही है हर जगह, और बादशाह अकबर को हर जगह नज़ारा उसका नज़र आ रहा है। वो सीन एक उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है। खैर, उससे आपका क्वेश्चन क्या था? उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है या ये कंक्लूड किया है कि डेली लाइफ में जितने भी लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, वो दरअसल आपको अपना आप ही दिखा रहे होते हैं किसी ना किसी, मतलब जब हम उनके साथ डील करते हैं किसी बंदे के साथ, तो डील करते वक्त मतलब मैंने किसी बंदे के साथ डील किया और डील करने के बाद उसका रिस्पॉन्स मेरे अंदर एक जनरेट होता है, और वो हम उसको ब्लेम करते हैं कि शायद उस बंदे ने वो रिस्पॉन्स हमारे अंदर जनरेट किया अपने बिहेवियर की वजह से। लेकिन ये बात में मुझे उलट लगी है। मुझे इस तरह से लगा कि उस बंदे ने जनरेट नहीं किया, बल्कि उस बंदे ने जो अंदर आपके अंदर एक छुपी हुई चीज़ थी ना, वो आपकी रिवील कर दी है। तो शायद मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का आप जो कहते हैं ना कि दुनिया एक शीश महल है या एक मिरर सिस्टम है, आपको चारों तरफ से आपको अपना आप ही दिखाता है। मतलब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कोट करूँगा कि मतलब टीन एज के अंदर जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मैं अपने जो क्लास फेलोज थे उनको बहुत ज़्यादा ना लस्ट के ऊपर लेक्चर दिया करता था, ठीक है, और मतलब मैं जज करता था उनको बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता था, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, मदरसे में मैं उस टाइम पढ़ता था, और एक्सट्रीमली रिलीजियस बैकग्राउंड थी मेरी अहल हदीस वाली साइड से, अम्मी वाली साइड से। तो डेफिनेटली मेरी प्रोग्रामिंग वैसे हुई थी, तो मैं उसी स्टैंडर्ड से उनको जज करता था। लेकिन लेटर ऑन लाइफ मैंने देखा है कि वो सेम एट्रीब्यूट्स जो मैं उनमें देखता था वो मेरे अंदर से
आपके अंदर भी मेरे अंदर से निकले वो। इसी तरह मैं लोगों कंपैरिजन, एहसास कमतरी, इस तरह की चीज़ें मैं लोगों में देखता था। मैं कहता था कि इस बंदे ने मेरे अंदर जनरेट की है एहसास कमतरी। लेकिन वो बाद में मैंने जब अपना डीपली एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि वो चीज़ तो मेरे अंदर दबी हुई थी बचपन से। उस बंदे ने जस्ट प्रिक करके उसको बाहर निकाल के मेरे सामने स्क्रीन पे लेके आया। वो उसने जनरेट नहीं की, उसने बस मेरी हेल्प की है उसको सामने लाने में। तो पहले मैं उन बंदों को रिएक्ट करके उनसे गुस्सा कर जाता था, लेकिन अब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद अगर वो प्रिक ना करते तो ये छुपे हुए ज़ख़म जो अंदर थे ये बाहर नहीं आने थे। तो शायद मैं समझता हूँ कि वो जो शीश महल वाला है वो यही है कि अगला बंदा आपको अपना आप दिखा के जाता है जो आपके अंदर बरीड होता है, हिडन होता है, जो आप खुद नहीं उसको देख पा रहे होते। तो ये पॉजिटिव सेंस में भी मैंने इसको देखा है और इसको नेगेटिव सेंस में भी देखा है। तो क्या ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ऐसे ही होता है या कोई इसका और मतलब है उस शेर का? उस शेर का पूरा याद है आपको? बस वो कॉन्सेप्ट पता है मुझे, एग्जैक्ट पंजाबी शीश ने। महल इच कुत्ता बड़िया, दोनों हर पास से कुत्ता ही नजरी आवे। जी। इससे अगला पार्ट क्या, इस पास से भी बहरहाल मेन उसका वो वाला थीम है, तो उसको हर तरफ कुत्ता ही नजर आए, शीश महल। ठीक है, उसमें मैंने कहीं डिस्क्रिप्शन देते हुए आप लोगों से बात की या पहले भी सुनता था, जिसका आप हवाला दे रहे हो, कि मैंने कहा कि ये दुनिया एक शीश महल है। ठीक, इस शेर में आपके ख्याल में कुत्ते की किस ट्रेट के बारे में जिक्र हो रहा है? मेरे ख्याल में इंसान की जो लोएस्ट नेचर है ना, जो एनिमल नेचर है या नेगेटिव नेचर है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब इंसान मतलब इंसान की दो एक्सट्रीम है ना, एक डेवल। मेरे ख्याल में इस शेर में कुत्ते की लालच, हवस की जो ट्रेट उस पर एट्रीब्यूट की जाती है उसको कहा जा रहा अटैचमेंट भी, कुत्ता अटैच भी हो जाता है। है। वो अटैच, लेकिन दैट इज़ नॉट ए पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव थिंग। वो तो पॉजिटिव थिंग है ना कि वो वफादार बड़ा होता है, बड़ा रात को जागने वाला होता है। ठीक है, और उसकी कई एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन नेगेटिव एट्रीब्यूट में उसके हवस, लालच उसके ऊपर थोपी जाती है। मिलिए, अच्छा आपने वो शेर निकाल ली, शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, जेड़े पासे जावे उसनू कुत्ता ही नजरी आवे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कह रहे हैं। जी। ठीक है, अब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का तो एंगल पता नहीं, मैंने इससे आगे पीछे के शेर तो नहीं पढ़े कि वो किस टॉपिक पे बात करें, लेकिन इस शेर की हद तक बात ये है कि इसमें सिर्फ शीश महल इम्पॉर्टेंट नहीं है। शीश महल इच कुत्ता वड़िया ते हर पासे कुत्ता ही नजरी आवे, जिस पास से भी नजर ही पावे उसको कुत्ता नजर आए। इसमें दूसरा पार्ट कुत्ते का भी है कि वो जो लालची है इंसान, उसको हर तरफ बाकी सारे भी लालची नजर आ रहे हैं, उसको बाकी सारे भी लालची ही नजर आ रहे हैं या कुत्ते ही नजर आ रहे हैं। और कुत्ते की उन्हीं की शायरी में है या किसी और शायरी में भी है कि कुत्ता जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो 9 ऐसी हैं जो वली अल्लाह में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 10वीं उसमें नहीं है, और वो 10वीं वाहिद ऐसी है उसकी जगह पे जो उसके अंदर वो सिफ्त है कि वो बाकी 9 को निगेट कर देती है। ठीक, वो बाकी 9 का सत्यानाश मार देती है। वो शब गुजीदा भी होता है, रातों को जागता है, वफादारी होता है, दो तीन तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना। ठीक है, फ़कीर मिजाज भी होता है। ठीक है, देखने में ज़रा कनायत भी होती है उसमें, हालांकि लालच उसमें डाला जाता है लेकिन किसी और एंगल का लालच डाला जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी है जो उसकी बाकी सारी की सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का सत्यानाश मार देती है,
वो ये है कि वो अपनी कौम का सगा नहीं होता। जो कुत्ता होता है ना, वो अपनी कौम का गद्दार होता है, वो अपनी कौम का सगा नहीं होता, वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। इस भेड़िया उसके मुकाबले में अपनी कौम के लिए लड़ मरता है, ये याद रखिए। भेड़िया उसके मुकाबले में बहुत गैरतमंद होता है, वो अपने अपने कबीले की, अपनी ट्राइब की, अपनी औरतों के लिए लास्ट टाइम तक लड़ता है। ये दोनों की शक्ल देखने में सेम है, आपको ज़्यादा ना पता हो तो आपके लिए कुत्ता और शायद भेड़िया सेम ही हो, लेकिन भेड़िए में दूसरी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसकी ये एक सिफ्त जो है ना, कि वो अपनी कौम से लॉयल होता है, वो अपने ट्राइब का बंदा होता है, वो अपने ट्राइब के साथ रह के लड़ता है, ठीक है। वो कुत्ते में नहीं है वो चीज़, और ये उसकी बाकी सारी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल मारती है। ये एनिमल हस्बेंड्री वाले पता नहीं इससे एग्री करें या ना करें, ठीक है, ये नेशनल जियोग्राफिक वाले या एनिमल प्लानट वाले या जो लोग वेटनरी साइंस वाले हैं, लेकिन जो सूफीज़म है उसकी शायरी में जहाँ पे ये बातें सारी आ रही हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए कुत्ते की वो सारी जो इतनी अच्छी सूफी दरवेशों वाली आते हैं, उसमें अगर हैं भी, तो सारी की सारी का सत्यानाश हो जाता है सिर्फ इस एक हरकत की वजह से। उसमें साथ कहा जा रहा है, इस शेर में कहा जा रहा है कि वो दुनिया की शीश महल में दुनिया की चमक बड़ी है। एक तो उसको जिस तरफ भी देखता है उसको अपना आप ही नज़र आता है, वो हर चीज़ वो सेल्फ सेंटर्ड करके वो अपने नज़रिए के मुताबिक ही उसमें अपने फ़ायदे के हिसाब से चलना चाहता है। दूसरा, वो खुद लालची होता है, खुद नीयत में खोट होती है, तो वो दूसरे भी सारों को कुत्ता ही समझता है। ये उस शेर का तो ये है, ठीक। उसको ये समझ ही नहीं आती कि वो अगर लालची है, वो तबीयत का खंजीर है या शिमर है, तो आगे मौला हुसैन को भी उसी तरह समझी जा रहा है कि ये भी गद्दी के लिए, सीट के लिए ही कर रहा है ना, ये भी सियासत ही कर रहा है ना, वो नहीं वो कर रहा होता। लेकिन उसकी वो खोती अकल में वो नहीं आ सकती बात। वो शेर वो था, आप उसको किसी और तरह शायद ले रहे थे। हाँ जी, मैं शायद इस तरह से ले रहा था कि जो मतलब कि मैं इस तरह से ले रहा था कि जो कुत्ता है वो इंसान है। इंसान के अंदर मतलब मैं इंसान के अंदर ये सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। वो तो होती हैं। आप रूहानियत में ये ज़िक्र अस्कार अगर आप कर रहे हो, या पता नहीं आपने किया या नहीं किया, लेकिन इसमें एक स्टेज आती है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ इंसानों के चेहरे मुख्तलिफ़ जानवरों के मुताबिक नज़र आते हैं, और आप ख़ुद भी साइकोलॉजिकली ठीक ठाक किस्म के हिल भी सकते हैं। क्योंकि शुरू में अगर आपको अपने दुश्मन का चेहरा जो है वो कुत्ते की तरह नज़र आ रहा है, तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। उसके किसी और जिसके साथ आपकी लगती है वो सांप नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी लगती है वो कोई और फजूल जानवर नज़र आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर आप घर आते हैं और अब्बे का चेहरा भी कुत्ते की तरह लगता है, तो आप पागल होने की तरह हो रहे हो। आपके प्यारों के चेहरे भी कुछ उसी तरह के नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो आप साइकी के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत तस्बीहें कर रहे होते हैं, और इवन ऐसी स्टेज आ जाती है बहुत ज़्यादा तस्बीह वाले, जो मैं मना करता हूँ, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ज़ात के बारे में उल्टे सीधे ख्याल उनके दिलों में आ रहे होते हैं, और वो अपने आप में तंग होते हैं, और इसमें जाके वो साइकेट्रिस्ट से फिर दवाइयाँ ले रहे होते हैं, नशा शुरू कर लेते हैं कि ये मुझे क्या हो गया, शायद शैतान आ गया या पता नहीं, और ऊपर से तस्बीह अपनी और तेज़ करी जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि वो उन्होंने कहाँ क्या ब्रेक लगानी है, कोई गाइड अवेलेबल भी नहीं होता, या वो किसी को मानने पर तैयार नहीं होते। यही वो ब्लेसफेमी है कि जहाँ पर उन्हें अपनी पहचान भी नहीं होती है, जहाँ पर वो उनकी डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को एडमिट करना, और जिसके पास वो एफिशिएंसी है या वो उनसे बेहतर है उसमें, उसके आगे सरेंडर करना या उससे हेल्प लेना या उसकी सुपरमेसी को उस फील्ड में मानना। वो जब नहीं मानते तो साइको हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ समझाने की भी कोशिश करता है, बताने की भी अगर कोशिश करता है, तो टीचर या मेंटर या मुर्शद मिल भी जाता है, या उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यार ये ना करो, अब बस इसको रोक लो,
या बस कर दो, वो वाली बात कि एक तो ये जाहिल है, ऊपर से ये पढ़ने पे भी नहीं तैयार, ना ये सीखते हैं। ये इस किस्म के जो मरीद होते हैं ये फिर वो बिल्कुल जैसे कहो कि वो जानवर क्या, वो साइकी के लेवल पे वो अजीब वो गरीब किस्म का मलगूबा बनते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा, तो या नशे पे लगते हैं या डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, या सुइसाइड कर मारते हैं, या पकड़ के मैस किलिंग शुरू कर देते हैं जो बाहर के मुल्कों में होता है। वो जानवर ही होता है उनके अंदर, वो वाइल्ड जो उनकी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको वो उन्हें ओवर पार कर लेती हैं रादर दैन कि वो उसे कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर ही इंसान है, जो एवोल्यूशन है मेरे अंदर ही है, ठीक है। वो जो एक सेल का अमीबा था, मैं भी तो कभी 23 क्रोमोसोम ही था, ठीक है। फिर 23 और 23 मिल गए तो एक सेल बना, फिर मल्टी सेलुलर के लेवल पे माँ के पेट में मैंने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की और आखिरकार मैं इस प्रेजेंट डे फॉर्म में बाहर आ गया और फिर इसमें भी मैंने ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम 45 होते या 47 होते, बंदर होता या कोई और स्पीशीज़ होता, वो सारी चीज़ें वो सारा, लेकिन जो प्रोसेस है मेरे अंदर ही है। वो सर्टन सिचुएशंस में मैं इंसान ही नहीं रहता, और जैसे आप कह रहे हो कि इंसानों के अंदर ही वो जानवर है या कुत्ता है या भेड़िया है या लूमड़ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मेरी इंसानियत जो है, जिसको उसने सुपरमेसी कहा भी है और कह भी दिया बेस्ट है, वो मैं यूज़ भी करूं और वो डोमिनेट करे भी, वो प्रैक्टिकल के साथ होगी, वो मेरी प्रैक्टिस में होगी तो हो जाएगी, नहीं तो जानवर डोमिनेट कर जाएगा। सादी सी बात। सर्विसेज के दुआ सेशन का ये था कि उसको जहाँ से मैं देखता था ना कि आधे से ज़्यादा लोग सो रहे हैं, मैं उसे 1 बजे रात को 1:30 बजे वाइंड अप कर देता था कि जाओ घरों को, वहाँ से एक कन्वेंस भी मिलती थी। यहाँ पे अब ये हो रहा है कि 1:30-2 बजे के बाद सारे लैंड कर रहे होते हैं और मुझे मजबूरन इसको ड्रैग करना पड़ रहा होता है, क्योंकि बाहर धुंध होती है, गाड़ी मिलती नहीं है और इसका मेरे जहन में कोई हल नहीं आ रहा, क्योंकि इट इज़ टेकिंग इट्स टॉल ऑन मी, लेकिन भी नहीं आ रही खैर। मेरा फ़ोन मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं, उन्होंने बात करनी होगी ना, लेकिन चार्जिंग पे लगाई रखो। अब वो बात कर ले, क्योंकि काफ़ी देर बाद आया है, वो बात कर रहे तो मैं सुन हो गई 100%। हाँ, ये भी बकर से बहुत देर से कॉल कर रही है। हाँ जी, जी बोले। मैं आपको थोड़ा सा साइको या या नालायक या थोड़ा सा पागल लगता हूँ मैं आपको? नहीं, लेकिन ये क्राइटेरिया वो उसका बड़ा मशहूर राइटर है, एल्केमिस्ट वाला जो है, पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो की एक बुक है, वो मेंटल हॉस्पिटल पे उसने लिखी हुई है, जहन से अब इस वक्त निकल वेरोनिका नहीं, वो उसमें उसे वो यही कहता है कि नॉर्मल का और साइकी पेशेंट का, या तुम्हारा क्राइटेरिया है क्या, तुम क्या कहते हो, और बड़ा खूबसूरत उसने एक लाइन में उसको डिफाइन किया हुआ है। तो मुझे वो तो याद आ गया, इस वक्त मेरा दोस्त है कर्नल अकरम हमदानी CMH के, जो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ, तो यहाँ कहता हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास अगर रेफ़र करूँ तो मैं उसके पास भेजता हूँ।
वो भी उसे कोट करता है, उस लाइन को कभी कभी हम आपस में डिस्कस करते हैं छेड़ने के लिए। लेकिन वैसे मुझे मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हम सारे ही ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पे और दिन में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे साइकोलॉजिकली सिक भी होते हैं, क्योंकि ये सारी रिलेटिव टर्म्स हैं। एक बंदे के लिहाज से दूसरा बंदा उस वक़्त कंपैरेटिवली पागल होता है या साइको होता है। और समटाइम्स हमें नहीं भी पता होता, हम वैसे ही जजमेंटल हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। मैं आज मेरे साथ फ्रीक्वेंटली हो रहा है आजकल, नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो आज तो हद ही हो गई कि मैं घर आ रहा था हॉस्पिटल से वापस मैं 2-3 बार झोंके आए नींद के, मैंने गाड़ी रोक के थोड़ी देर पावर नैप लेने की कोशिश भी की, और हर बार मुझे लगा कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, और मैं गाड़ी चलाई। लेकिन घर के करीब ये लीनियर पार्क पे मैं अपनी वाली लेन से टोटल अपोजिट लेन पे जाके फिर उसकी परली ग्रीन बेल्ट से जाके वापस आया हूँ, और जस्ट इतने फासले पे आगे खंबा था जब मेरी आँख खुली है, या मुझे, हाँ स्पीड मेरी कम हो गई हुई थी, लेकिन मैं इधर से जाके और यहाँ से मैं वापस, और साथ मैंने वो सामने वाली ट्रैफिक देखी है, तो शुक्र है कि वो कोई 100 यार्ड्स पे थी, तो गाड़ी मेरी चूँकि हैवी है माशाल्लाह 2.4 है, मैं स्पीड दी और वापस अपनी लेन में आया। और जब सामने वाले मेरे पास से गुजरे हैं 3-4, वो खैर इकट्ठी गाड़ी और बाइक और रिक्शे वाला था, तो उन तीनों ने गर्दन मोड़ के मुझे यूँ देखा है, क्योंकि वो सारे दूर से ये देख रहे होंगे ये बंदा पता नहीं नशे, ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता होगा। मैं अपनी नींद के झोंके में उधर से जाके इधर को आया हूँ, ठीक है। और गाड़ी रोक के मैं बड़ी देर कोशिश करता रहा कि नहीं मैं इसमें से निकल जाऊँ, या चले मैं पूरी कर लेता हूँ, स्टीयरिंग पे सर रख के बैठा रहा मैं थोड़ी देर। इवन देन बहरहाल चूँकि घर वहाँ से किलोमीटर ही रह गया था, मैं आ गया घर। तो दुख देखने वालों के तो अपने ही एनालिसिस होंगे, तो वो हम सारे ही मुख्तलिफ सिचुएशंस में शायद एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल जो है वो 95% को सामने रख के एवरेज पे क्राइटेरिया निकाला जाता है, और 5% प्लस माइनस उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन कर दी जाती है। वो तो ऐसे ही है, इसलिए ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिन ट्रॉमा से गुज़रे हो या गुज़र रहे हो या गुज़रे हो, उसके बाद इस तरह की चीज़ें आती भी हैं, और बेसिकली ज़िंदगी में जिस वक्त आपको कोई उस्ताद मिले या कोई भी बंदा आपको आउट ऑफ द वे का टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब वो सोसाइटी का वो नॉर्म हो ना, मेजॉरिटी का, और एक बंदा आउट ऑफ द वे जाके आपको गाइड करने की, हेल्प आउट करने की कोशिश करे, या आपको बताए कि हाँ यार तुम्हारे में जवानी का बड़ा ज़ोर है, तुम बड़ी सही, तुम सारी बातें ठीक कर रहे हो, तुम सही पैसे कमा रहे हो, या ठीक एक्सेल करिए जो तुमने रास्ता पकड़ा, लेकिन बहरहाल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये करो ये ना करो, बंदा उस वक्त उसकी बात नहीं मानता, तो फिर वो कई बार बाद में डायरेक्शन लेस बड़ी देर फिरता रहता है, क्योंकि वो अपने ज़ोर में, खलाओं में उधर निकल जाता है जहाँ से उसको फर्दर एनर्जी नहीं मिल रही होती। और जो वो समझ भी ये रहा होता है, फिर उसके बाद वो ब्लेम ये कर रहा होता है, जब वो अकेला हो जाता है तो उसकी चीखो पुकार, जिस वक्त मकाम लाहूत उसका आता है यूँ समझ लो, या जबरूत से गुज़रता है, तो उसकी चीखें, उसका रोना धोना उसके किसी काम नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो जो खला की ठंड है वो उसको जिस तरह जला रही होती है, क्योंकि वो अकेला होता है, और वो एक लापा जो है उसके इर्द गिर्द हजूम भी इकट्ठा कर दिया जाए, वो उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा होता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे जिधर चला गया होता है वहाँ वो अकेला होता है। वहाँ पे उसकी मनपसंद चीज़, उसकी मनपसंद शख्सियत, उसका मुर्शद, उसका माशूक, उसका वट जो कोई भी है, वो बेचारा आके सामने लेट भी जाए उसको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि उसको वो फील नहीं होता, क्योंकि वो ये सारा खेल इसका है। वो ख्याल की परवाज़ में जहाँ चला गया होता है मना करने के बावजूद, उसके बाद वो अब मज़े ले रहा होता है
जो आगे थे, जो उस्ताद समझा रहा था, अब वो अपने फिक्स्ड वक्त से पहले वापस नहीं आ सकता। और अगर उसे फिर वापसी पे कोई मिल जाए डायरेक्शन देने वाला, ये भी बड़ी किस्मत की बात होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि किस्मत नहीं है, ये उसका ज़र्फ है, वो चांस देता है। वक्त सारों का ही आता है, उसे यूटिलाइज कोई करता है या नहीं करता, ये गलत बात। मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं गलत डायरेक्शन में निकल गया हूँ? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये फीलिंग आई ना कि आपको मैं साइको ना समझ रहा हूँ या मैं आपको गलत ना समझ रहा हूँ, ये वो आप कम अज़ कम मेरे से पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे अपने लेवल पे लेके पूछ रहे हैं या अपने से ऊपर रख के पूछ रहे हैं या नीचे रख के पूछ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप मेरे से पूछ रहे हैं। आप कम अज़ कम मेरे साथ एक डायलॉग कर रहे हैं, चाहे अपने एनालिसिस कर रहे हैं चाहे मेरा एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप एक सेकंड थॉट साथ रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। जब वो बॉदर नहीं करते तो वो जिस जगह निकल जाते हैं तो दूसरों के नज़दीक वो साइको केस होते हैं, और वो खुद भी फिर अपने आप को पागल हो जाते हैं या अपने आप को शिज़ोफ्रेनिया, वो सारा कुछ होता है। उसकी वो रीज़न होती है, वो ये कह रहा हूँ मैं, वो खुद से फिर इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं कि वो उनके ऊपर फिर जो बीत रही होती है वो दूसरे लोगों के लिए वो एबनॉर्मेलिटी होती है। नहीं, ये मैंने आपसे ये जो भी पूछा ये सेल्फ एनालिसिस था सिर्फ। मैं आपको नहीं आपका एनालिसिस नहीं कर रहा और आपको। जैसे भी ये कर रहे हो जी जी। मैं और आप दो हैं नहीं है ना, वो मेरा एंगल और है, आपका एंगल और है। आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो। मैं आपको एज अ टीचर के तौर पे ही यानी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, डायलॉग कर रहा हूँ मैं। आपकी मेहरबानी है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझा भी नहीं सकता आपको कि जो बात मैं दूसरा पार्ट कह रहा हूँ जिसको आप ये समझ रहे हो कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे जज कर रहे हो। बीच में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो दूसरे मेरे एंगल से भी देख रहे हैं, तो उनको भी साथ मुझे जवाब देना पड़ता है, जी जी, उनके एंगल से भी बात करनी पड़ती है। ठीक हो गया। हाँ जी। ये बात मेनली मैंने इसलिए आपसे पूछी थी कि ये जो मेरे नियर और डियर वंस हैं ना, उनसे अक्सर मुझे मुझे सुनने को मिलती है, क्योंकि मैं जब उनके पास जाके ड्रेन हो जाता हूँ तो मैं अपना फोकस टोटल लूज़ कर देता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल अ, बेजान या मतलब मैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करता फिर। तो उसकी करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे से होता है, लेकिन एक फिर एक लिमिट के बाद फिर मेरे में एनर्जी नहीं बचती, तो फिर मैं कैसे करूँगा? करना चाहिए। जैसे ये बेबी है जो अंदर जिसकी चीखों की आवाज़ आ रही है, वो कहते कि मुझे अपने माँ बाप या अपने घर वाले या मुझे नहीं फील होते। क्यों नहीं फील होते? ठीक है, वैसे वो इतने बड़े एहसास वाला बंदा है कि वो किसी दूसरे एक्स या वाई को घंटा लेक्चर देता है कि तुम्हें अपनी माँ की सेक्रीफाइसेस का एहसास नहीं है, तुम्हें अपने भाई बड़े भाई की सेक्रीफाइसेस का एहसास नहीं है, या तुम्हें फ़लाँ का एहसास नहीं है। तो ये कर रहा है, वो अपने माँ और बाप को कहता है कि तुम कौन हो, मुझे नहीं नज़र आ रहे, मेरा कोई नहीं है। उसको नहीं पता कि उनके दिल से क्या गुजरता होगा जब वो ये कहता है। लेकिन वो जिस हाल से गुजर रहा है वहाँ पे उसको नहीं नज़र आ रहा या फील हो रहा। ठीक, और ऊपर से उसका रोना धोना ये है कि मेरे पे ये क्यों हो रहा है, हालांकि उसको एक जगह पे बताया गया था कि यहाँ से ब्रेक लगानी है, यहाँ से वापस मोड़ना है, यहाँ से यू टर्न लेना है, यहाँ से सर्कल में रहना है। ठीक है, लेकिन इंसान जब न्यूक्लियस को छोड़ता है और अपने ज़ोर में वो निकल जाता है टाक की पार के ऊपर, तो खलाओं में अंधेरे हैं और खुलाओं में ठंड है। जी ऐसे ही मैंने है। कहा ना कि आग का जला बच जाता है, बर्फ़ का जला नहीं बचता। ठीक, बर्फ़ नहीं छोड़ती कुछ भी। बर्फ़ कहते हैं बेहिसी को, बर्फ़ कहते हैं इग्नोरी को, बर्फ़ कहते हैं बेहिसी को। एहसास नहीं होता, मुर्दा ठंडा होता है। मुर्दों में एक जिंदा को रहना पड़ जाए, कितनी देर रह लेगा? या तो मुर्दे दिल जिंदा कर ले, या वो खुद मुर्दा हो जाएगा। वो कितनी देर उन्हें एनर्जी दे लेगा? मुर्दे को एनर्जी भी तो वो सक कर जाएगा, लेकिन उसे परफॉर्म नहीं करेगा। जब मैं चार्ज होता हूँ ना, तब मेरे पे नेगेटिविटी डोमिनेट नहीं करती, लेकिन जब मैं ड्रेन हो जाता हूँ तब मेरे पे नेगेटिविटी या जो लोअर साइड है ना, वो मेरे पे डोमिनेट कर जाती है।
मतलब जब मैं घर से आउटसाइड होता हूँ तो मैं चार्ज फॉर्म में होता हूँ, तो तब मैं फुली मोटिवेटेड, फुली डिसिप्लिन, फोकस में होता हूँ। हालांकि वहाँ पे भी लोग आपसे एनर्जी सक करते हैं, ठीक है, बट वो इतनी नहीं लेकिन होती। वहाँ पे आप रिचार्ज भी हो रहे होते हैं। वहाँ पे ही आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप भी एनर्जी ले रहे होते हैं, जी जी। और ये सब कॉन्शियस लेवल पे ले रहे हो रहा होता है सब कुछ। जी जी। ये ऑटोमेटिक पे हो रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपके घर में आपकी एनर्जी ड्रेन भी ज़्यादा होती है, और फिर आप रिचार्ज भी नहीं होते, और फिर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में भी जाते हो। वो आपका रिएक्शन भी होता है, जजमेंटल भी आप होते हो, और वो आपकी पास्ट मेमोरी सारी थ्रू आउट जो है वो आपके साथ होती है, और उस चीज़ को आप ना लेट गो करने पे तैयार हैं, ना फॉरगिव करने पे तैयार हैं। प्लस आपका एनालिटिकल माइंड और आपकी इंटेलेक्ट जो है वो ये फैसला कर चुकी है, या उसे पता है कि इस सिचुएशन का या इन लोगों का कोई हल नहीं है, इन्होंने ऐसे ही रहना है, और वो आपको बर्डन फील होते हैं, और नहीं, उनका बर्डन आप पे आता है। मैंने लेट गो कर दिया हुआ है, मैंने फॉरगिव भी कर दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मेरे ऊपर जो है ना नेगेटिव एनर्जी जो मैंने अब्जॉर्ब की होती है ना, वो मेरे पे मुझे ओवरकम कर लेती है। शायद जब मैं ड्रेन हो जाता हूँ तब मेरे पास ना डिफेंस करने के लिए ना कोई कोई ताकत या एनर्जी या पावर नहीं होती, तो शायद वो मेरे ऊपर फिर ना मुझे काबू में कर लेती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं इस स्टेट में चला जाता हूँ तो फिर मेरी मदर मुझे काफ़ी हार्शली जज करती हैं। वो कहती हैं मतलब मुझे ये कहते हैं तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू किसी काम दा नहीं आएगा, नलाइक, वट एवर जो भी वो बोलती हैं। तो सिमिलरली अगर मैंने आपको बताया था कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ हर्बल मेडिसिन के अंदर, तो वहाँ भी अक्सर जो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं वो भी मुझे कोई नॉर्मल नहीं समझते। मतलब उनके साथ मेरी डिस्कशन होती रहती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरी डिस्कशन मैं उनके साथ नहीं करता, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करता हूँ। तो वहाँ भी वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते, या फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स उनसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो वहाँ भी जो है ना मेरे ऊपर क्लास के अंदर भी लेबल कुछ इसी तरह का ही है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि शायद आपको भी मैं लगता होगा मैं थोड़ा सा साइको या इस तरह की नॉर्मल से हट गया हूँ। मैं जजमेंटल नहीं होता इन चीज़ों में। मैं आपसे डे टू डे बेसिस पे डील कर रहा था जी। इसकी ड्यूटी से जाना किसके साथ है? चलो आ रहा होगा तो फिर इसके साथ जाए। नहीं जाने कितने बजे? 8 बजे। उमर हॉस्पिटल। ढूंढे इतनी जो भी है वो फिर जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। वो आ रहा है अगर तो जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं, आ जाता है खैर से। आ जाए ऊपर, फिर उसको ले जाए, अल्लाह खैर से लेके जाए। इसलिए इन चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं तो किसी और को बात करें, या आप शाह साहब बात करना चाह रहे हैं? जी दे दें उन्हें जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला